अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 बेस करता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स। बिफोर मूविंग टू द एक्सरसाइज जो कि बेस करती है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म पे, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 एक्सरसाइज जो है, फिर हम मूव करेंगे 10 बी की तरफ जो कि बेस करती है सिलेंडर्स पे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है। जब इसकी डेफिनेशन पता होगी तो फिर हम वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और सरफेस एरिया किसे कहते हैं इसकी बात भी हम डिटेल में कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं प्रिज्म को कि प्रिज्म क्या होता है। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि रेक्टेंगल या स्क्वायर की जो बिल्कुल बेसिक हमारे पास 2D शेप्स हैं इनके बारे में, कि इनका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमने इसी रेक्टेंगल से फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा कि क्यूबॉइड क्या होते हैं या क्यूब्स क्या होते हैं, और रूबिक्स क्यूब की हमने एग्जांपल ली थी। फिर क्यूबॉइड की एग्जांपल लेते हुए एक मैच बॉक्स जो होता है उसे हमने कहा था कि एक क्यूबॉइड की एग्जांपल है, या डस्टर जो होता है वो हमारा बिल्कुल एक क्यूबॉइड की शेप बताता है। तो यहाँ पे प्रिज्म को समझने से पहले आपको दोबारा वो क्यूबॉइड की जो सेंस है, या उससे पहले जो आपको रेक्टेंगल की सेंस है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ में, ज़रा बेसिक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ ताकि इसी को बाद में हमने प्रिज्म में अप्लाई भी करना है। अब रेक्टेंगल में तो ये बात होती है, बिल्कुल यही चीज़ अगर आप स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे, सिर्फ उसकी खास बात क्या है कि स्क्वायर उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दैट इज एरिया का स्क्वायर बन जाता है। नाउ व्हाट अबाउट अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड आ जाता है, तो उसके उसके लिहाज से हमने क्या पढ़ा हुआ है इससे पहले, वो भी देख लेते हैं कि क्यूबॉइड अगर आ जाए, उसकी शेप अगर हो 3D शेप जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हमने क्या चीज़ें देखी थी। ये लेट सपोज आपके पास एक क्यूब है। क्यूब की खास बात ये होती है कि इसकी 6 साइड्स होती हैं, फ्रंट बैक, और जो आप जिसको देख रहे हैं मतलब राइट लेफ्ट टॉप बॉटम 6 फेसेस होते हैं इसके। इसका जब हमने क्यूब की बात की थी तो हमने कहा था कि इसके हर साइड को अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर। तो हमने एरिया को जब कंबाइन किया तो हमने कहा था एरिया इज इक्वल टू 6 टाइम्स एल स्क्वायर, बिकॉज 6 फेसेस बनते थे सबकी यही। अब अगर इसमें आप खास बात देखें प्रिज्म के लिहाज से, जब इसको डिफाइन करते हैं हम कि ये प्रिज्म है, कैसे प्रिज्म है, कि प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास जो बेस होगी यहाँ पे और यहाँ पे जो बनी, इसको हम बेस बोलेंगे, इसके दरमियान का कोई भी पोर्शन उठा के देखें, यहाँ से अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये सारे पीसेस कैसे मिलेंगे मुझे, स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि इसका टॉप और बॉटम जो है वो स्क्वायर था। इसी एग्जांपल को अगर स्क्वायर से हट के मैं क्यूबॉइड की फॉर्म में, यानी रेक्टेंगुलर उसमें लेके आऊँ फ्रेम में, इसको भी इनफैक्ट ट्रेस करके आप दोबारा थोड़ा सा वो मैच बॉक्स वाली फॉर्म में ही अगर हम क्यूबॉइड को ड्रॉ करें लाइक दिस, अब ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की यहाँ पे सेंस ये होगी कि हमारे पास देखें इसमें इक्वल साइड्स तो नहीं है, ये इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, यहाँ से लेके इसको हमने लेंथ बोला था। ये जो हमारे पास है इस चीज़ को हम ब्रेड्थ बोल लिया करते थे, और ये जो वर्टिकल था इसको हम हाइट बोलते थे। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हुए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट किया करते थे। क्यूबॉइड में खास बात क्या है कि क्यूबॉइड की भी अगर आप पीसेस को डिवाइड करना शुरू करें, यहाँ से ये वाले पीसेस को कट ऑफ करूँगा अगर मैं, तो दरमियान से मुझे रेक्टेंगुलर पीसेस ही मिलेंगे। और यही बेसिक डेफिनेशन है प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म जो है एक ऐसी 3D शेप होगी जिसमें टॉप और बॉटम जो होंगे वो सेम होंगे, उनको हम बेस कहेंगे। और उसकी खास बात यह भी है कि वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रखते होंगे, यानी जो टॉप और बॉटम होगा वही उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर भी होगा। उसके अलावा हम उसको लैटरल फेसिस के लिहाज से बात करते हैं। अगर मैं यही रेक्टेंगुलर प्रिज्म यूं वर्टिकली बना लेता हूँ, अब जरा आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये बुक में आपको ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर इसकी बेस देखें तो ये क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसकी डिफरेंट है इसलिए क्यूबॉइड बन जाता है। अब अगर ये देखें तो ये एक स्क्वायर है, मतलब जो आपकी बेस है वो स्क्वायर है, और ये जो टॉप है ये भी आपका स्क्वायर है। रेक्टेंगल की सेंस में ज़्यादा, लेकिन स्क्वायर काफ़ी लग रहा है कि इक्वल है इसलिए मैं इसको स्क्वायर बोल रहा हूँ। अब अगर इसके दरमियान का कहीं से भी हम पीस कट ऑफ करें, या आप इस 3D शेप अपने माइंड में रखें, जब इसको मैं पीस कट ऑफ करूँगा तो दरमियान से हर जगह से मुझे एक स्क्वायर ही मिलेगा। मतलब इसके टॉप से अगर इतना से इसको कट कर देता हूँ तो नीचे एक और स्क्वायर है इसके टॉप के ऊपर। तो ये आपको बताता है कि प्रिज्म एक खास चीज़ इस वजह से है, उसकी डेफिनेशन ये है कि जिसमें टॉप और बॉटम सेम होंगे और वो पॉलीगॉन्स होंगी। अब उसके इससे पहले आपको फिर पता होना चाहिए पॉलीगॉन्स क्या होती हैं। पॉलीगॉन एनी क्लोज शेप हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स, उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। ये भी क्लास का टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। तो पॉलीगोनल शेप होती है आपके प्रिज्म की, कि टॉप और बॉटम जो इसकी बेस होती है वो बेस हमेशा पॉलीगॉन की शेप में होगी। ये जो साइड पे इसकी नज़र आ रहे हैं आपको फेसेस, जो आपकी साइड पे है, लेट सपोज इसको मैं इस तरह से एरो बना रहा हूँ, जो इसकी बैक साइड पे होगा, जो इसकी राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, इनको हम लैटरल फेसेस कहते हैं, जो इसे कंबाइन करते हैं, लैटरल फेसेस।
ये एक तो बात हो गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बात क्या है कि आपके लेटरल फेसेस और बेस के बारे में पता होने के बाद आपको प्रिज्म की जो बेसिक है वो तो समझ आ जाती है। लेकिन अब हर दफा तो हमें प्रिज्म जो है वो स्क्वायर की शेप का नहीं मिलेगा, रेक्टेंगल की शेप का नहीं मिलेगा। पॉलीगॉन तो ट्रायंगल भी होती है, तो दैट मीन्स ट्रायंगुलर प्रिज्म भी एग्जिस्ट करता होगा। पॉलीगॉन तो हमारे पास पॉलीगॉन मतलब उसमें 5 साइड्स भी आती हैं, पेंटागॉन भी होती है, हेक्सागॉन। तो पॉलीगॉन का नाम, प्रिज्म का नाम क्या होगा? जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मतलब हम किसी भी प्रिज्म को क्या नाम देंगे। इसको मैं प्रिज्म तो कह रहा हूँ, जो कि पहले क्यूबॉइड था, तो क्यूबॉइड भी एक प्रिज्म है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म हम उसे कह सकते हैं, स्क्वायर की शेप में हो तो हम स्क्वायर प्रिज्म कह सकते हैं उसको। अब इसमें खास बात ये होगी कि जो पॉलीगॉन हमारी यहाँ बेस बन रही होगी, यानी जो भी शेप हमारे पास ट्रायंगल है या स्क्वायर या रेक्टेंगल या पेंटागॉन, तो प्रिज्म का नाम उसी के नाम पे बनेगा। लेट सपोज अगर मैं इसको बोलूँ, या वैसे अगर मैं पेंटागॉन की बात करूँ तो पेंटागोनल प्रिज्म। अब पेंटागोनल प्रिज्म के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक प्रिज्म होगा, यानी 3D शेप होगी हमारे पास, जिसके टॉप और बॉटम पे कौन सी फेस बनेंगे? 5 साइड जिसकी होनी चाहिए। अब जब उसको मैं कंबाइन कर दूंगा, लेटरल फेसेस को मिला के, यानी लाइंस को मिलाऊंगा, वो लाइंस जो दो ऑपोजिट बेसिस को मिलाती हैं उनको मतलब हम वर्टिकली इसको हाइट बोलते हैं, यहाँ से लेके ये जो दो बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस को हाइट बोलेंगे, और इस पूरे फेस को हम लेटरल फेस बोलते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं, आप डस्टर को इस तरह पिकअप कर लें, मैच बॉक्स देख लें, उसकी जो पूरी जो चीज़ है उसको आप मतलब पूरा फेस है ना जो आपकी तरफ टर्न हुआ होता है, तो ये मतलब 3D शेप में, या जब आपके माइंड में, इमेजिनेशन में रियली आप इसको इमेजिन करते हैं किसी हार्ड चीज़ की फॉर्म में, सॉलिड चीज़ की फॉर्म में, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर होता है। अब अगर मैं इसको रेस करूँ, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बना लेते ताकि आपको प्रिज्म की बिल्कुल जो बेसिक है वो सारी क्लियर हो जाए। ट्रायंगुलर प्रिज्म भी बना के देख लेते हैं कि लेट सपोज अगर एक ऐसी शेप हो और ये वर्टिकली यूँ डाउनवर्ड आती हो और नीचे भी आके इसी तरीके से ये लेट सपोज ये लाइन है, और भी 3D शेप तो नहीं बन रही, मैं जैसा आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की वो मतलब टॉप और बॉटम समझ लेंगे उसका ट्रायंगुलर शेप का है, और उसको लेटरल फेसेस मिलाते हैं। तो अब जो हम बेस मानेंगे वो किसको मानेंगे? ट्रायंगल को। ये दिखाना या बनाना इसलिए ज़रूरी था कि सिर्फ स्क्वायर की शेप या रेक्टेंगल की शेप में नहीं आती, बल्कि किसी भी शेप में आप 5 साइड्स अगर बनाते हैं तो उसकी भी ऑब्वियसली 3 साइड तो नहीं बन सकती, 3D शेप तो नहीं बन सकती, लेकिन वैसे आपको बताने के लिए कि ये लेट सपोज हेक्सागोनल शेप है, हमारे पास 6 साइड्स हैं। अब ये 6 साइड्स ऐसे बॉटम पे जाएंगी, इसी तरह अपने हर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अपनी हर लाइन से नीचे जाती हैं वर्टिकली, और नीचे जाके एक और हेक्सागोन को जाके मैच करती हैं। अब जब इसको मीट करूंगा यहाँ से यहाँ, ये सारी जो आपकी 3D शेप एक इन अ वे, ये अब थोड़ी सी फिर भी थोड़ी बेहतर बनी है कि इसकी जो टॉप और बॉटम है ये हमेशा सेम रहेगी, इसीलिए हम इसको बेस बोलते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे फॉर्मूला के लिहाज से ये बात अप्लाई होगी। तो अब ये बेसिस हैं जो कि टॉप और बॉटम पे बिल्कुल सेम होती हैं, और इसमें आपने आपके बुक में एक जो वर्ड लिखा हुआ है प्रिज्म डेफिनेशन के अंदर, क्रॉस सेक्शनल, मतलब जो आपका होता है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल होता है। दैट मीन्स कि अब इसको दरमियान से कहीं से भी आप इसको कट करेंगे तो आपको हेक्सागोनल शेप ही मिलेगी। दरमियान में भी एक हेक्सागोन ही है ना, मतलब हर हमने एक तरह से ये किया है, जैसे क्यूबॉइड के लिहाज से हम ये समझ सकते हैं कि हमने रेक्टेंगल्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैकअप करना शुरू किया, तो वो करते 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 एक 3D फिगर में हमारे पास एक इंक्रीज फॉर्म में पूरी वो फिगर आ गई, जैसे हमने बाद में प्रिज्म का नाम दे दिया। तो ये भी तो यही है कि हमारे पास हेक्सागोन की सिंपल ऐसी फिगर्स थी जिसमें 6 साइड्स थी, और इसको एक दूसरे के ऊपर हम रखते गए, तो रखते रखते हमारे पास यहाँ तक हेक्सागोन की वो पूरी शेप पहुंच गई। इसलिए वो वर्ड यूज करता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, के थ्रू आउट ये हेक्सागोन की शेप ही ऊपर जा रही है, तभी हमारा बॉटम और जो टॉप है वो बिल्कुल एक जैसा है, चाहे वो स्क्वायर की शेप है, चाहे हेक्सागोन है, चाहे हमारे पास ट्रायंगल है। ये उसने यूनिफॉर्म जो वर्ड यूज किया, यूनिफॉर्म, उसको आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे यूनिफॉर्म होता है, सेम का वर्ड यूज होना। एंड क्रॉस सेक्शन के जो भी चीज़ चल रही है आपकी वो सेम चलेगी। और लेटरल फेसेस, ये जो साइड पे इसके फेसेस बन रहे हैं इनको लेटरल फेसेस बोलते हैं हम, जैसे रूबिक्स क्यूब्स में होते हैं या डस्टर में आप देख लें, या कोई भी ऐसी 3D शेप अपने माइंड में रख के उसमें भी जो आपके फेसेस होंगे उन्हें आप लेटरल फेसेस कहेंगे। और जो दो बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, वो लाइन जो इन दो बेसिस को मिलाएगी उसको हम हाइट बोलेंगे। पूरी चीज़ को, पूरी जगह को फेस बोलेंगे, और एक जो स्ट्रेट लाइन जो उसको मिलाती है उसे हम हाइट बोलेंगे। ये हमारे पास प्रिज्म के लिहाज से बेसिक पहले क्लियर करना जरूरी था। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अब हम मूव कर सकते हैं पॉलीगॉन जिसकी बेस में आते हैं। अब हम मूव करते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो जब आप प्रिज्म को फाइंड कर लेते हैं या उसका अपने माइंड में स्केच बना लेते हैं, तो फिर हम वॉल्यूम की तरफ मूव कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में आ जाना चाहिए एक कोई भी क्यूबॉइड की सेंस लें, रेक्टेंगल की सेंस, जो भी आपके माइंड में आ जाए, कि उस फॉर्मूले को फिर मैं आगे यूज़ करूँगा। लेट सपोज मैं दोबारा वही आपका जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म कर लेते हैं, इसको पहले स्क्वायर शेप में था, अब ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। चलें अब इस पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो हमने क्यूबॉइड के बारे में क्या पढ़ा था? क्यूबॉइड ऐसी शेप होती है, इसमें हमने कहा था कि ये लेट सपोज अगर हमारी लेंथ है और इस चीज़ को आप ब्रेड्थ कह दें,
और ये जो वर्टिकल फिर डिस्टेंस होगा नीचे, इसको हम हाइट बोलेंगे। तीन डायमेंशन, तीन चीज़ें होती हैं। और हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, दिस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब अगर आप फोकस करें तो ये लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल रहा है, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर है ना, क्यूबॉइड के ऊपर रेक्टेंगल होती है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट से बात इसी से स्टार्ट की थी, बिकॉज बाद में हम इसको एल मल्टीप्लाई बी को हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल देन मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या चीज शो कर रहा है, आपका बेस शो कर रहा है। जो चीज जो आपकी फिगर यहाँ बनती है वही बनती है बॉटम के ऊपर। इसीलिए जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है किसी भी वॉल्यूम, तो मैंने इसीलिए आपको क्यूबॉइड से यहाँ पे लेके आया हूँ इस पूरी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए। अदरवाइज अगर आप ये जो मैंने अभी लिखा है एग्जैक्ट यही फॉर्मूला है आपका वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के लिए, कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म एनी प्रिज्म जो भी आपके पास आए, पेंटागोनल आए या जो भी आपके पास शेप आती है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। कि जो उसका जो बेस बनेगी, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे स्क्वायर है, चाहे ट्राइंगल है, और मैक्सिमम यही बनती है बिकॉज हमने यही तीन चीज़ों के एरियाज पढ़े हुए हैं, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये बेसिक फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का। अभी मैंने पहले ही आपको क्यूबॉइड की सेंस बना के फिर यहाँ पे लेकर ताकि पता हो कि वो भी तो इसी सेंस में हम पढ़ते थे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, वही चीज़ यहाँ अप्लाई होगी। अब आपने अभी तक के लेवल में क्लास 6-7 के अंदर आपने 3 से 4 चीज़ों को देखा हुआ है। एक रेक्टेंगल का एरिया आपको आता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, एक आपको स्क्वायर का एरिया आता है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ दैट इज एल का स्क्वायर, और एक आपको ट्राइंगल का आना चाहिए। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। area of triangle is equal to 1/2 base multiply height। base means the line which is on horizontal axis, और height क्या होती है आपकी, जो vertical distance होता है आपका नीचे की तरफ पर, जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, वो जरूरी होगा, वो होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये तीन। अब इसी तरह के आपको प्रिज्म मिलेंगे। अब अगर आपका पेंटागोनल प्रिज्म आ रहा है एक्सरसाइज 10 में, शुरू में से चीज़ें क्लियर कर दिया करता हूँ कि बाद में आपको फिर वो क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी ना रहे। अगर पेंटागोनल शेप आ रही है या 6 साइड्स आ रही हैं, कोई भी ऐसी फिगर आ रही है जिसमें आपको प्रिज्म का वॉल्यूम सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे इन्हीं 3 फिगर्स में, बिकॉज आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है या स्क्वायर का पता है या ट्रायंगल का पता है। इसके अलावा तो आपको पेंटागोन की शेप का एरिया ही नहीं पता, ना आपको हेक्सागोन की शेप का एरिया का फॉर्मूला कोई आपने पढ़ा हुआ है, तो वो तो अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो अप्लाई जब हमने ये करने, तो फिर इन तीनों में ही हमें फिगर को डिवाइड करना पड़ेगा। वो आगे जब क्वेश्चन में जाएंगे तो आप नजर आ जाएगा कैसे हम उसमें लाइन्स लगा के, इमेजनरी लाइन्स ड्रॉ करके उसको ट्राइंगल में और स्क्वायर में, रेक्टेंगल में डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास उसी चीज़ का फॉर्मूला अप्लाई हो सके। सो ये था वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, जो कि है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, इससे निकल के आता है। अब मूव करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया क्या होता है, इसको पहले यहाँ से मैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इसको लेने देते हैं, हम डायरेक्ट आ जाते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस क्या होती है, सरफेस वो आउटर पार्ट है जिसको आप टच कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज ये टॉप है, इसको मैं टच कर सकता हूँ ना यहाँ से, अगर मैं इसको चाहूँ तो, मतलब इसको फिजिकली इसको टच करना, या इसको एक इमेजिन कर लें कि आपके पास एक मैच बॉक्स है, डस्टर है, तो आप उसे उसकी जो 6 साइड्स हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, उससे आप उसको टच कर रहे हैं, या वो सरफेस है उसकी। ये सरफेस के लिहाज से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आता है टोटल सरफेस एरिया की तरफ। जैसे हम क्यूबॉइड की करते थे बात, 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो अब टोटल की बात जब उसने कर दी तो टोटल में ये है कि हमारे पास जितनी भी साइड्स बनती हैं उन सब के सरफेस एरिया को ऐड करने से हमारे पास प्रिज्म का जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, वो मिल जाएगा हमें। अब इसके लिए अगेन क्यूबॉइड की एग्जांपल लें। हमारे पास हम कहा करते थे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर हम निकालें तो वो आता था 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस LB, BH और LH रह जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बिकॉज ये सारी साइड्स क्यूबॉइड के रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। जब टॉप को देखेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और वही चीज़ नीचे भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाद में हम 2 कॉमन देते थे, क्लास 6 में आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस लेवल से, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बहुत ज़्यादा थे। सिमिलरली अगर आप देखें तो ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट का मतलब है, ये बैक साइड ले लें कि ये आपके पास ब्रेड्थ है नीचे लेट सपोज, और ये वर्टिकली हाइट है, ये चलें LH को बना लें बिकॉज आपने लेंथ कहा हुआ है, तो लेंथ मल्टीप्लाई हाइट से आपको जो बैक साइड का जो एरिया है और जो फ्रंट साइड का एरिया वो मिल जाएगा, जो इसमें कवर हो जाएगा। डबल साइड थी 2, मैंने बाहर कॉमन लिया, अगेन फॉर्मूला वही बन जाता है। और BH कौन सी साइड बनती है, ये वाली, ये जो B है, और इसके लिए वर्टिकली ये वाली साइड H होगी। तो 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप के थे इसलिए हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। लेकिन अब अगर मैं कहता हूं कि हम प्रिज्म की बात करने जा रहे हैं, क्यूबॉइड की तो बात नहीं कर रहे, क्यूबॉइड तो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म है, या एक ही उसमें डेफिनेशन पूरी होती है। जब प्रिज्म की हम बात करते हैं तो प्रिज्म में एक क्यूबॉइड तो नहीं आता, वो तो पेंटागोनल शेप भी आ सकती है, किसी भी
तरह की शेप आप उसमें अपने माइंड में रख सकते हैं। अब उसके लिए भी जो फार्मूला हम पढ़ेंगे उसमें ये है कि आपको बेसिक पता हो कि एक तो जो बेस है, जो भी आपकी बेस बनेगी, चाहे वो पेंटागन की शेप की है, चाहे वो हेक्सागन की शेप की है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना जरूरी है। क्यों पेरीमीटर फाइंड करना जरूरी है? एक तो देखें, जैसे अभी मैंने हेक्सागोनल शेप बनाई थी आपके सामने, तो हेक्सागोन लेट सपोज ये 6 साइड से बनता है, ठीक है। इसको नीचे वर्टिकली नीचे ले जाएं, आपके माइंड में एक प्रिज्म आ जाना चाहिए, हेक्सागोनल प्रिज्म आपके माइंड में आ जाए, और यहाँ पे इन लाइंस को मिलाएंगे तो हेक्सागोनल प्रिज्म बन जाएगा। एक मैंने रफ सा बनाया जैसा आपको बताने के लिए। अब इसमें फार्मूले की सेंस ये है कि टॉप और बॉटम तो हमारे पास एरिया है, यानी वो तो हमने फाइंड करना ही करना है, वो तो एरिया हम लिखेंगे। ये जो साइड पे इसके लेटरल फेसेस हैं, जिसको हम सरफेस मान सकते हैं बिकॉज हम इसको फिजिकली टच कर सकते हैं, और दूसरी इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल होती है इसको हम पेंट कर सकते हैं। वो एरिया जिसको हम पेंट कर सकते हैं वो अक्सर सरफेस एरिया में काउंट करते हैं। आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास, बिकॉज वो सरफेस है ना, उसको आप देख रहे हैं तो उसको पेंट भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं आप। तो अब हेक्सागोनल शेप में जो लेटरल फेस है, इसका एरिया फिर कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया का? तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारे पास फिजिकली आप अपने माइंड में ये जब तक इमेजिन नहीं करेंगे, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, फिर आपके एक प्रॉब्लम रहती है सरफेस एरिया का फार्मूला याद कैसे रखें या कुछ भी। तो अब आपको यहाँ पे ये करना है कि पेरीमीटर ऑफ बेस, मतलब मैं फार्मूला लिख रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया, TSA ही लिखूंगा इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में, कि पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर से क्या मिलेगा आपको? जो आपकी बेस है, चाहे वो हेक्सागोनल है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे ट्राइंगल है, कुछ भी है, पेरीमीटर क्या होता है? उसकी आउटर बाउंड्री। वो मिलने से अगर आप उसको मल्टीप्लाई बाय एच कर लें, मल्टीप्लाई बाय एच क्यों कर रहे हैं? कि हमारी हाइट जितनी है उतना हमारा पेरीमीटर बनता है। लेट्स सपोज ये हेक्सागोन की, ये हमने आउटर शेप फाइंड की, जब इसको एच से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब मुझे ये सारी जो साइड, जितनी भी इसकी साइड्स है ना, वो सारी मिल गई, बिकॉज हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। जितनी भी इसकी हाइट थी उसमें जितने भी हेक्सागोन मैंने वो स्टैकअप किए थे, बताया था मैंने आपको कि उसके ऊपर रखते जाएं तो ऊपर आपका ये पूरी हेक्सागोन की रखते रखते जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो एक प्रिज्म बन जाएगा। तो हमने पेरीमीटर ऑफ बेस फाइंड इसलिए किया कि ये आउटर बाउंड्री आ गई, इसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स हमने हाइट के फॉर्म में ये जो इसकी साइड्स हैं सारी की सारी, जो राउंड शेप में अगर इसको मैं ऐसे करूं तो ये मैंने सारी कवर कर दी है। अब क्या रह गया पीछे? सिर्फ टॉप और बॉटम रह गया, यानी मैं साइड्स कवर कर चुका हूं। इसको प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, जिसको मैं बी डॉट ए लिख रहा हूँ, कैपिटल बी डॉट ए भी लिख सकते हैं ताकि आपको सेंस रहे कि बेस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो अब आपका टोटल सरफेस एरिया कंप्लीट हो गया। पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। अब पेरीमीटर की मैंने आपको एग्जांपल दे दी कैसे वो हेक्सागोनल शेप में आपके पास जितनी भी शेप्स बन रही हैं, मतलब जो आपकी जो फिगर बनती है उसका पेरीमीटर आपने कवर किया, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करने से जितनी भी आपकी ये जो साइड्स है ना वो कवर हो गई। टॉप और बॉटम रह गया था, वो आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पूरा कर लिया। तो यही आपका जो आपका पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाता है। प्रिज्म की बेसिक बात वो क्लियर हो गई आपको। देन आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वो आपका फार्मूला आपको मैंने क्यूबॉइड की सेंस से वहां से बना के दिखा दिया। और देन लास्ट में हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, वो भी क्लियर हो गया। एक चीज जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछ ली जाती है, दैट इज राइट और ओब्लीक प्रिज्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ये ऑब्जेक्टिव के सेंस में एक क्वेश्चन है जो आपको क्लियर होना चाहिए। हर वो आपका जो प्रिज्म है वो राइट प्रिज्म कहलाएगा अगर उसके लेटरल फेसेस यहाँ पे आके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल, ये वहीं से वर्ड निकला है। तो अगर आपके बेस जो हैं टॉप और बॉटम, उसके साथ ये जो लाइन आके मिलती है, जो फेसेस हैं आपके, अगर ये इस तरह की शेप बनाते हैं, जैसे आपका स्क्वायर प्रिज्म है, ये राइट प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप नीचे लेके आएंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो भी आपका क्या होगा? राइट प्रिज्म। व्हाट अबाउट ओब्लीक प्रिज्म? ऐसी क्या चीज़ हो, ऐसी कौन सी एग्जाम्पल हो जो आपको ओब्लीक प्रिज्म के बारे में कंप्लीटली गाइड कर दे? उसकी भी एग्जाम्पल तो ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक ये इस तरह की शेप है, ये ऐसे, देन दिस वन, और ये आप क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। लेट सपोज ये टॉप से ऐसे है, इसी तरह ये नीचे जाता है, ऐसे वर्टिकली नीचे जा रहा है, नीचे जाके भी ये ऐसी ही शेप बनाता है। इमेजनरी तौर पे इसको यूं करके ऐसे, और ये मिला लें कि ये टॉप और बॉटम इसके मीट हो रहे हैं, ठीक है। ये लाइन आके इस लाइन से मिलती है, जैसे वो 3D शेप बनाते हैं हम। अब ये जो है इसमें आप देखें तो लेटरल फेस 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता। इसके लिए ज़रूरी है कि हर जगह जहां वो आके मिले तो आपका फेस कितना बनना, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। वो एंगल नहीं बन पा रहा, इसीलिए आप इसको राइट प्रिज्म नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? ओब्लीक प्रिज्म। अब ये आपकी एक वो मतलब रफ सी शेप है जिसमें आप अगर देखें तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है लेकिन यहाँ नहीं बन रहा, ये एंगल कुछ और है। 90 डिग्री का एंगल यहाँ तो बनता है लेकिन यहाँ नहीं बन रहा। लेटरल फेसेस पे, ये जो बॉटम के यहाँ जो फेसेस हैं जब आके मिलते हैं एक दूसरे को, तो जब आपकी लेटरल फेसेस यानी जो साइड्स पे जो फेसेस हैं वो नीचे आके बेस के साथ या ऊपर जो आपकी टॉप और बॉटम है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं तो वो राइट
प्रिज्म कहलाएंगे, और अगर वो लेस और ग्रेटर हो जाएं, यानी ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तो वो ओब्लिक प्रिज्म चले जाएंगे। अब इसमें जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल का जो प्रिज्म बनता है वो राइट प्रिज्म होता है, और उसके अलावा जो स्क्वायर प्रिज्म है वो भी आपका होता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी आपका राइट प्रिज्म होता है। तो ये अगर आपसे पूछे तो आपको ये बेसिक चीज़ क्लियर होनी चाहिए राइट प्रिज्म और ऑब्लिक प्रिज्म के बारे में। अदर देन दैट यहाँ टॉपिक कंप्लीट है आपका, प्रिज्म की बेसिक, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें। अब हम एक्सरसाइज 10 यहाँ पे मूव कर सकते हैं बिकॉज सारा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। Exercise 10A, question number 1. By first identifying the base, find the volume of each of the following prism. जस्ट हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर लें, और आइडेंटिफाई करना है कि बेस किधर है और क्या उसकी शेप क्या बनती है। तो ये ज़रूरी है कि आपको पहले तक बेस क्लियर नहीं होगी, बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ एक ही तरह कि वो हर क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बेस पता होगी तो फिर हम अगली बात कर सकते हैं। अब यहाँ बेस कहाँ बनती है आइडेंटिफाई करना है, तो बेस कहाँ होगी, देखें ये इसका फ्रंट है बिल्कुल। अगर आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसको दरमियान से कट करें तो कैसे फेसेस मिलेंगे आपको, यहाँ दरमियान से इसको कट कर दिया जाए, 2 पीसेज में कर दिया जाए, तो दरमियान से भी आपको एक ऐसी शेप नजर आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये और ये जो इसके बैक पे यहाँ पे बनती है ये सेम है। ऑब्वियसली उधर से नजर नहीं आ रही हमें, लेकिन उसने बता दिया 90 एंगल बना के कि ये आपके पास। अब इसमें वैसे क्वेश्चन यहाँ पे अभी मैंने क्योंकि बात की है राइट और ऑब्लिक की, तो क्या ये राइट प्रिज्म होगा या ऑब्लिक होगा। अगर सारे के सारे लेटरल फेसेस 90 डिग्री का एंगल बनाए तो फिर वो होता है राइट प्रिज्म। अब ये ऑब्लिक है बिकॉज यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते, यह क्लियर होना जरूरी था। अब ये बेस है आपकी, अब ये बेस किस शेप में है, यहाँ तो ये रेक्टेंगल बन रहा है बिकॉज रेक्टेंगल तो फिर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते, रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, ट्राइंगल भी नहीं है, फिर ये क्या शेप है, ये ट्रेपीजियम की शेप है अगर आप देखें तो। अब इसमें दो बातें आपको चले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला वैसे तो आपने क्लास 6 में इसको देखा था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये भी आप याद रख सकते हैं, इसी से क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा वैसे, लेकिन फिर भी आपको बता भी देता हूँ कि इसका एक और मेथड भी था। वो मेथड ये है कि अगर आप चाहें तो यहाँ एक इमेजिनरी लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ किसी दूसरे कलर में। अगर आप देखें तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन यूं वर्टिकली अपवर्ड जा सकती है जो इसको एक रेक्टेंगल में और एक ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है। अब ट्रायंगल का एरिया अलग कर लें और ये रेक्टेंगल का या स्क्वायर जो भी रेक्टेंगल बनेगी इसका एरिया अलग कर लें, तो आपके पास बड़ा मतलब इजीली आप इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हो। मैंने आपको पहले बात बताई थी कि हम इसको ब्रेक डाउन किया करेंगे जहां हमारे पास शेप्स आएंगी उन्हीं 3 शेप्स के अंदर। तो आप देखें तो ये ट्रायंगल बनती है और इसकी ये वाली साइड 59 है वर्टिकली, ये वाली 46 है, 75 में से 59 निकालेंगे तो ये वाली जगह भी आ जाएगी, जो स्मॉल सा एरिया बनता है ये वाला, इसको निकाल के आप एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएं, एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से आएगा। दोनों वे बता दी इसलिए दिए अगर आपको जो भी आपने अप्लाई किया हुआ है, जिससे भी आपकी तैयारी अच्छी है, जिसको जो भी आप समझ आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आगे भी आपको यूज़ करके दिखाऊंगा भी। अभी के लिए हम इसमें अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए हम बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैंने पहले ही इसलिए लिखवा दिया था ऊपर बेसिक का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन सी साइड पैरेलल होती है ट्रेपेजियम के अंदर, नज़र आ रहा है हमारे पास कि ये साइड इसके पैरेलल है, 59 और 75 ये दो साइड्स जो हैं ये पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल कह रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो दूसरी साइड्स हैं ये पैरेलल नहीं हो सकती, इसको आगे लेके जाएंगे कहीं ना कहीं आपस में, इसको नीचे लेके आए ना और ये वैसे क्रॉस में नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं मीट कर जाती हैं, और पैरेलल लाइन का डेफिनेशन ये है कि वो मीट नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हम अदर जो दूसरी साइड्स हैं उनको पैरेलल नहीं मान सकते, सिर्फ एक ही साइड ट्रेपेजियम में पैरेलल होती है। सारे ज़रा कॉन्सेप्ट आपके जो हैं वो साथ तक रिवाइज होते जाएँ। 59 + 75 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें फोकस रखना है इस बात पे आपने कि ये हम किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, बेस एरिया का, उसमें अपनी हाइट आती है, जो प्रिज्म के लिए हाइट आएगी वो अलग बात है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना आपने कि दो दफ़ा कैसे आ रहा है। तो 1/2 59 × 75 और हाइट क्या होती है ट्रेपेजियम में, जो दो पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनके दरमियान 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है वो, तो 46 जो है वो इस ट्रेपेजियम के लिए हाइट है, यहाँ 46 लिख लिया। अब यहाँ ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है किसके लिए, बेस एरिया की बात कर रहा हूँ यहाँ ब्लैक कलर से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल जो प्रिज्म की हाइट है। प्रिज्म की हाइट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं क्वेश्चन के लिए। प्रिज्म की हाइट वो होती है जो दो ऑपोजिट बेसिस को आपस में मिलाए। ये क्यों दिया हुआ है उसने 120, बिकॉज एक बेस ये बनती है और एक बेस यहाँ पीछे वहाँ पे बन रही है, इन दोनों को मिलाने वाली जगह कौन है, ये तो हाइट हमारी
120 होगी इस प्रिज्म के लिए। तो ट्रेपीजियम की बात अलग है, प्रिज्म पूरे की बात अलग है, ये क्लियर करना जरूरी है। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 120। अब अगला कॉन्सेप्ट आपका इजी है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 59 प्लस 75 ऐड कर लें, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आप कैलकुलेटर यहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करवा देता हूँ। 59 प्लस 75 इज इक्वल टू 134 और मल्टीप्लाई बाय 46 एंड देन दिस इज मल्टीप्लाई बाय 120। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट पूरी एक दफ़ा सॉल्व कर लें। कैसे कि 134 को 46 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लें, 3082, उसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 120 से। आपने ये स्टेप बाय स्टेप करना है, लेकिन मैं जस्ट बिकॉज वीडियो की लेंथ और आपका टाइम सेव करने के लिए, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो, 369840 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमेशा वॉल्यूम किस में आता है, क्यूब में। तो बस आप इस तरह यूनिट यहाँ पे लिखे, कहीं पे मेंशन नहीं किए थे, सेंटीमीटर्स ने लिखे, मैं यहाँ भी लिखूँ, यहाँ भी बार बार लिखने से प्रॉब्लम होती है। तो आप एंड पे जो भी आपका यूनिट यूज़ हो रहा है सेंटीमीटर या मीटर, उसका क्यूब डाल दें, बिकॉज वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है और सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो बेसिक लेवल से आप करते आ रहे हैं। सो ये था ए पार्ट, जिसको हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया। अब हम चेक करते हैं बी पार्ट की तरफ के, उसमें कौन सा आइडेंटिफाई करते हैं पहले, कि उसमें हमारे पास जो बेस है वो क्या शेप बनती है, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब अगर आप फोकस करें तो यहाँ दो बातें हो रही हैं कि हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन की मदद से, मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये देखें ना, पहले तो बेस कौन है, बेस ऑब्वियस सी बात नज़र आ रहा है कि हमारे पास बेस एक तो ये जगह बन रही है, इसी की ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे एक बेस बनेगी, तभी उसको दरमियान में जो मिला रही है लाइन वो 38 सेंटीमीटर है, पूरा उसने बना के दिखा दिया। तो बेस तो क्लियर हो गई हमें। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बेस का एरिया निकालना है। बेस एरिया होगा तो हाइट निकल सकती है। बेस की कितनी लाइंस हैं इसमें देखें, 1 2 3 4 5, पेंटागोनल शेप है, तो पेंटागोनल प्रिज्म है। पहली बात तो इसका अगर नाम पूछ ले ऑब्जेक्टिव में आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 साइड्स बन रही हैं, तो ये पेंटागोनल प्रिज्म है। अब पेंटागोनल प्रिज्म का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा कोई नहीं है ना, हमें पेंटागोन का एरिया फाइंड करना। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको यूं डिवाइड कर देंगे। अब एक ये लाइन ड्रॉ कर लें अपने माइंड में, इमेजिनरी लाइन। दूसरी लाइन यूं यहाँ से वर्टिकली भी ड्रॉ करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे, अब अगेन ये क्या है, 1 2 3 4 लाइंस, ट्रेपीजियम बनता है। तो मैंने जो सॉल्व किया था वो भी काम कर सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो सेंस भी बनती है। लेकिन उसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि आप ये यहाँ से यहाँ मिला दें इसको, ये आपके पास एक दो रेक्टेंगल्स बन गए और एक ट्रायंगल बन गई। देख लें जरा, ये रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लगाएं, ये भी रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल बनती है, इसमें आपके पास बेस भी है, हाइट भी वर्टिकली आपको फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन, सारी चीज़ क्लियर है, वो उसको यूज़ करते हुए यहाँ से पूरा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। अब जो भी आप फार्मूला चाहें लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ट्रेपीजियम वाला फार्मूला। अब एरिया, जब बी पार्ट जब सॉल्व करूँगा तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू बेस एरिया। बेस एरिया में हमारे पास एरिया ऑफ, मैं लिख भी देता हूँ, एरिया या सिंपल ए लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो बार बार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि नीचे बन रही है शेप, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो कि ऊपर मैंने अभी कट कर दिया लाइन से। और अगर आप करेंगे उसको उस तरह से तो दो रेक्टेंगल बना लें और एक ट्रायंगल बना लें, 3 दफ़ा लिख दें उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए लिख के दिखा भी रहा हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है हाइट से, बिकॉज यही हमने फार्मूला पढ़ा है। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये बेस एरिया के लिए लिखा है। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ देखें, ये रेक्टेंगल जो आपकी नीचे बन रही है, इसकी ये जगह 18 है और ये जगह कितनी बनेगी, 28 में से क्या माइनस करने से, 16 माइनस करने से। अब ये पूरी साइड 28 है, यहाँ तक की जगह कितनी उसने बताई है, 16। तो 28 माइनस 16, बल्कि माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, ये जगह 16 है, तो फिर आप 18 मल्टीप्लाई 16 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई 18 करने से आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस शेप का आ जाएगा। ऊपर आप सम ऑफ पैरेलल साइड्स को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 18 मल्टीप्लाई बाय 16। किसी को क्लियर ना हो रहा हो तो यहाँ पे दोबारा इसको देख लें एक दफ़ा, ताकि यहीं पे क्लियर हो जाए। अभी मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी जो मैंने लिखा है इसको मैंने आर कहा है, तो 18 और 16 ही बनती है ना लेंथ और ब्रेड्थ आपकी। ये 18 तो ऊपर भी 18, ये 16 तो इधर भी 16। अब ये आ गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को इनफैक्ट हम किसी कलर और से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, थोड़ा ब्लैक कलर ही इसका डार्क कर लेते हैं। सो ये ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम के लिए ज़रा आप देखें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें बनती हैं। इसको मैं यहाँ ट्रेपीजियम लिख भी देता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन है ही है, जब तक आप इसको इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे या इतना डिटेल नहीं करेंगे फिर आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना डिटेल में ज़्यादा ज़रूरी है। रेक्टेंगल की बात हो गई, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स
क्या बनती है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या बनती है, यहाँ पे बताएं कौन पैरेलल साइड है। एक ये 7 सेंटीमीटर और इधर ये साइड कितनी है 18, नजर आ रही है, मतलब ये अगर 7 है, टॉप इसकी 7 उसने खुद लिख के दी हुई है आपको, और ये बॉटम इसका मैं 18 क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज नीचे 18 तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली साइड पे रेक्टेंगल की बात, ऑपोजिट साइड सेम होगी तो ये भी 18, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट मीन 7 + 18 मल्टीप्लाई बाय, ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। व्हाट इज हाइट, जो आपकी 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो 28 - 16 कितना आ जाएगा आपके पास, 28 में से 16 निकालेंगे तो ये बनेगा 12। अब ये आपके पास ट्रेपेजियम की बिल्कुल बेसिक सेंस आ गई। आप इसको सॉल्व करें, मतलब ये इसको जब लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाइट बनेगी दैट इज़ 12, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाया है। ओवरऑल इसको आप चाहें तो करली ब्रैकेट में क्लोज कर लें, ये आपने बेस एरिया की बात की है अभी सारी की सारी। अब इसको मल्टीप्लाई करें प्रिज्म की हाइट से। प्रिज्म की हाइट कहाँ से मिलेगी, जो दो बेसिस को मिलाती है, कौन सी जगह मिला रही है, ये वाली लाइन, और ये लाइन कितनी है 38 सेंटीमीटर, तो प्रिज्म की हाइट 38 सेंटीमीटर है। अब इस पूरे को आप सॉल्व करें, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, इसको एक ही दफ़ा प्रॉपर लिखते जाएं। 18 मल्टीप्लाई बाय 16 विल गिव यू 288, प्लस इसको मल्टीप्लाई 7 + 18, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है तो 7 + 18 आ जाएगा 25। इस 25 को मल्टीप्लाई बाय 12 करें, जो आंसर आता है इसको डिवाइडेड बाय 2 करें, ये आ जाएगा 150। ये 288 + 150 ये आपके पास यहाँ से आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है 38 से, ये प्लस हो रहा है, तो 150 + 288 दिस विल गिव यू 438। 438 मल्टीप्लाई बाय 38 जो बाहर हाइट थी, तो 16644 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। पी फिगर का जो सेकंड फिगर बनती है उसका भी आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अगेन जो आपको मैंने ब्रेक डाउन करवाया था ट्रायंगल वाला, वो भी आप कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा वो लेंथी हो जाएगा आपके लिए, तीन मतलब शेप्स का एरिया निकालना, लेकिन उससे आंसर पे किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता। सी पार्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अगेन अब पहली बात है बेस कौन है, एक तो बेस ये नज़र आ रहा है आपको, अगर आप इसको ये जैसे वो अक्सर पाइप्स होते हैं इस तरह के, अगर आप कभी वो वेल्डिंग जो करते हैं और डिफरेंट जो इस तरह के वेल्डर्स होते हैं उनके पास ऐसे पाइप्स होते हैं, अगर आप कट करेंगे तो ये हार्ड फॉर्म में होते हैं, 3D शेप्स में, दरमियान से कट करेंगे तो ये ऐसी ही शेप निकलेगी टूवर्ड्स दी बैक एंड सारी, तो ये आपकी बेस फ्रंट और बैक सेम है, इसलिए आप इनको बेस मानेंगे। तो पहले तो ये आपकी बेस क्लियर हो गई। अब इसकी साइड्स कितनी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स है, तो दैट इज ऑक्टागोनल प्रिज्म, 8 साइड इसकी बनती हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास तो कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसमें इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहाँ नीचे ड्रॉ करते हैं। अब आपके पास 3 रेक्टेंगल्स बन गए, R1 जो कि टॉप पे बनता है, ये R2 जो कि वर्टिकली यूँ थोड़ा सा मतलब इस तरह है, और ये R3 दोबारा आपके पास रेक्टेंगल बन गया। आपने क्या करना है, अब इसका बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट की फॉर्म में इसको पुट करना है। लेट सपोज मैं सी पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है मैंने, और बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ R1 जो रेक्टेंगल जिसको मैंने पहला कहा, इसमें एरिया ऑफ R2 को ऐड करेंगे, प्लस एरिया ऑफ R3, 3 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, इनको हम बेस एरिया कहेंगे, और बाद में ये मल्टीप्लाई होगा हाइट ऑफ प्रिज्म के साथ। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 R1 बताएं भाई, ये पूरी की पूरी साइड कितनी दी हुई है उसने, ये जो है दिस इज 9 सेंटीमीटर, ये टॉप 9 तो बॉटम भी 19, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई गैप तो है नहीं, तो ये आपकी जगह कितनी आ गई 9। 9 को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 9 × 5 विल गिव यू एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2, ये जो वर्टिकल बन रहा है, ये जगह 6, ये पूरी जगह 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इतनी सी लाइन, ये जो है ये कितनी है, जो ब्लू लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये तो नज़र आ रही है मुझे कि मतलब ये जो R2 में ये जगह बनती है, इसको 6 इनफैक्ट ये थी, तो इसको माइनस करेंगे तो ये साइड 3 और 3 आएगी। ये नहीं सोच लें दोबारा कि ये साइड 9 है, नीचे वाली साइड भी 9 है, और ये जगह ऊपर जो है ये 6 है उसने बताया है, तो 9 - 6 करेंगे तो ये जगह जो आपको चाहिए, ये वाली R2 के लिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ रेड कलर से। सो ये आपके पास किस तरह की शेप बना रहा है कि ये वाली ऊपर जो टॉप है ये 3 है, और ये जो वर्टिकल लाइन है, अब ये देख लें, ये 16 में से 5 और 3 कर दें माइनस, 16 पूरी साइड थी, 5 ये जगह है, 3 ये है, तो 8, और 16 - 8 8,
3 मल्टीप्लाई बाई 8 बहुत ज़रूरी है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप नहीं कर सकते। अब रेक्टेंगल को जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 बिकॉज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। लास्ट रह गया R3 में अगेन बहुत ईजी है, 9 ये बनता है और 3 ये बनता है, खुद ही उसने बताया हुआ था। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 3 और अब इसको लास्ट में बंद कर दें स्क्वायर ब्रैकेट में। ये आपने बेस एरिया फाइंड किया है। व्हाट इज हाइट ऑफ प्रिज्म? हाइट ऑफ प्रिज्म जो दो बेसिस को मिलाती है, कौन सी लाइन मिला रही है इसको? अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ये 16 भी दिया हुआ था, नहीं, हमारी ये बेस है और पीछे, तो इन दो बेसिस को ये वाली लाइन मिलाती है जो टॉप बनी हुई है, तो ये हमारी हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब आपके पास कैलकुलेटर आपको अलाउड है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई पहले कर लें। 9 5 ज़ार 45 प्लस 8 3 ज़ार 24 प्लस 9 3 ज़ार 27, इस पूरे को ऐड करें एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें। 45 plus 24 plus 27 which is equal to 96 multiplied by 10 is equal to 960 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया सी पार्ट का। अगेन फिगर की ब्रेक डाउन का सारा प्रोसेस है, अगर आपको वो ब्रेक डाउन करना आ जाए तो फिर आगे उसको सॉल्व करना किसी तरह से भी मुश्किल नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड है, वहाँ मैंने C, D, E, F पार्ट सॉल्व किए, पेस्ट किए हुए पिक्चर उनके, वहाँ उनको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अगेन वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म को पहले लिख लेते हैं जो कि इक्वल होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इधर आ जाएं और डी, ई और एफ पार्ट जो हमारे पास हैं इनको देख लेते हैं। डी पार्ट में हमारे पास जो बेस है वो क्या चीज़ बनती है? बेस हमारे पास यहाँ पर ट्रेपीजियम की शेप बने नज़र आ रहा है, ये पैरेलल साइड्स हैं और ये हमारे पास, इसीलिए उसने बीच में वर्टिकली बना के दिखा भी दिया। मतलब अगर इसको आप कट ऑफ करते जाएंगे तो दरम्यान से ऐसी शेप मिलेगी आपको। तो ये आपका बेस है जो अपोजिट साइड पे इधर भी एग्जिस्ट करता है उस तरफ। अब ये पूरी साइड थोड़ा सा वो कंफ्यूज करने के लिए कह सकते हैं या जस्ट चेक करने के लिए बच्चा कितना एक फोकस से काम कर रहा है कि अब ये 18 यहाँ क्यों लिखा हुआ है। बिकॉज अगर ये 18 है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली जो साइड होगी ये भी पूरी की पूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 18 सेंटीमीटर है। तो जस्ट वहाँ लिखने का पर्पज़ ये था, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब आपके पास ये ट्रैप नज़र आ रही है, ट्रेपेजियम है 4 साइड, तो बड़ा आसान है, डी पार्ट फ़ौरन से सॉल्व हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म डी पार्ट के लिए बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट ऊपर लिखा हुआ है। अब वो बेस क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बनता है इस क्वेश्चन में हमारे लिए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 18 और 14 है, बड़ा इजी है ये, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ट्रेपेजियम की हाइट से। अब यहाँ देखें ट्रेपेजियम की, क्योंकि हमें वर्टिकल को डिस्टेंस पता नहीं था तो इसीलिए बुक ने खुद दे दिया आपको कि वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करें तो इनके दरमियान 6 है, बिकॉज ये तो थोड़ी सी मतलब ऐसे ओब्लिक लाइंस है ना, स्ट्रेट लाइंस तो नहीं है। तो इनको मल्टीप्लाई बाय 6, ये अब आ गया किसका, ट्रेपेजियम का एरिया कंप्लीट हुआ। मल्टीप्लाई हाइट ऑफ प्रिज्म, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि हाइट ऑफ ट्रेपेजियम या हाइट जो आपकी बेस के अंदर बनती है वो अलग है और हाइट जो आपके प्रिज्म के अंदर बनती है वो अलग है। प्रिज्म की हाइट वो होती है जो बेसिस को मिलाए, तो कौन मिला रहा है बेसिस को, एक बेस ये है और एक इधर पीछे है, उसको ये दरमियान की लाइन आ रही है जो कि 12 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स हमारी हाइट क्या होगी, 12। नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेटर का काम है कि आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। 14 प्लस 18 देखो 32 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव यू 96 एंड जो हाइट है वो है 12, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 12 विल गिव यू 1152 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में आपका वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म डी पार्ट का। आई होप सो ये क्लियर होगा आपको फिगर, बिकॉज ये बहुत ईजी था, इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं थी। अब ई पार्ट को देख लेंगे, ई पार्ट के अंदर आपकी कैसे फिगर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेस क्या है ई पार्ट के अंदर। अगेन अगर आप देखें तो बेस वो चीज़ है जिसे आप कट ऑफ करें तो दोबारा आपको वही चीज़ नज़र आए दरमियान से, अगर आप इसको कट ऑफ करते जाएं। अब ये जो है ये ऐसे मतलब काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ एक प्रिज्म है, आप इसको कट ऑफ करेंगे लेयर्स की फॉर्म में। अब यूं कट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि यूं कट ऑफ करेंगे तो दरमियान से आपको चीज़ मतलब नई शेप मिल जाएगी। जैसे इमेजिन करें कि आप यहाँ से कट ऑफ कर दें तो ये तो समझें आपने ये पीस अलग ही कर दिया, पीछे आपके पास क्या रह गया है, क्यूबॉइड रह गया, सारे आपको रेक्टेंगल्स मिलेंगे। तो यहाँ से हम ये नहीं कर सकते, अगर ये आप करेंगे तो ये मिस्टेक होगी कि आप ये कहें कि हम यहाँ से कट ऑफ करें तो ये पीस अलग कर दिया, ये पीछे तो हमारे पास सिंपल क्यूबॉइड रह गया, तो हर तरह की शेप हमारे पास वो खत्म हो जाएगी, फिर तो हमारे पास कोई प्रिज्म नहीं रहेगा। तो इसमें प्रिज्म जो है वो हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर है कि आप इसको कट
कट ऑफ यूं करें, जैसे स्लाइसिस नहीं करते आप, तो इसको यहाँ से ऐसे इसको स्लाइस करें, फिर स्लाइस, तो नीचे से आपको ऐसी ही शेप मिलेगी। तो इसके यहाँ पे बेस क्या है, ये जो आपको टॉप पे नजर आ रही है ये आपकी पूरी की पूरी बेस है, ये जगह जो है ये बेस है। कि आप स्लाइस करते हैं या नीचे आपको एक और ऐसी नजर आएगी शेप, फिर स्लाइस करें फिर आपको नजर आएगी ऐसी एक और शेप। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेस किस तरह आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारी बेस है, इसको बेस मानते हुए इसका हमें एरिया फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 5 साइड्स हैं, पेंटागोनल शेप है, हमने एरिया नहीं फाइंड किया हुआ, तो क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन से इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। ये एक ट्रायंगल में डिवाइड हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है। अब हम रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया को अगर ऐड कर लें तो हमारे पास बेस एरिया आ जाता है और उससे ई पार्ट सॉल्व हो जाएगा बहुत ईजीली। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इन ई पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको मैं यूँ उसकी शेप बना देता हूँ ट्रायंगल की, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट ऑफ प्रिज्म के साथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को पहले देख लेते हैं। रेक्टेंगल की शेप बहुत आसान है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स आपके पास जो लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो आ जाएगा 10 × 13 करने से, प्लस इसमें आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ आ जाते हैं कि ट्रायंगल की बेस क्या है। अब 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ उसने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सिर्फ अगर होती है सिंपल ट्रायंगल तो हम इसको बेस बनाते हैं, यहाँ से एक हाइट फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ पे सब बताया 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है। दैट मीन्स ये ऑपोजिट पे हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस और हाइट कौन है, ये साइड आपकी बेस मानी जाएगी और ये जो वर्टिकल साइड है ये आपकी हाइट होगी। ये मतलब बेस ऑफ ट्रायंगल और ये हाइट ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है आपका, ये बहुत ज़रूरी है। तो बेस कितनी, ये 8, तो ऑब्वियसली ये ऊपर वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 8, मल्टीप्लाई हाइट ये 6, तो ऑटोमेटिकली ये साइड भी कितनी होगी 6, बहुत ईजी हो गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ प्रिज्म। अब ये सारी बात हो रही थी बेस एरिया के लिए। प्रिज्म की हाइट कौन है कि जो बेसिस को मिलाए, तो टॉप की ये बेस है, नीचे भी एक ऐसी ही बेस होगी, इन्हें कौन मिला रहा है, इन्हें ये साइड मिला रही है। तो यहाँ साइड पे लिखी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये वो लाइन है जो बॉटम को और टॉप को आपस में मिलाती है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। नेक्स्ट स्टेप में ईजी है, 10 13s are 130, प्लस इसको सॉल्व कर लें, 8 6s are 48, 48 को डिवाइड बाय 2 कर लें 24 आएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 1s are 2 4s are 8 और 4 6s are 24। कैलकुलेटर पे जैसे भी आप करें आपका आंसर यही आता है, मल्टीप्लाई बाय 5, 130 + 24 मल्टीप्लाई बाय 5, कैलकुलेटर पे आप पुट कर लें 130 + 24 मल्टीप्लाई बाय 5 will give you the answer that is 770 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ये हो गया ई पार्ट, आई होप कि ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम मूव करते हैं एफ पार्ट की तरफ के, उसमें हमें प्रिज्म को जो फाइंड करना है उसकी बेस कौन है और उसे कैसे लिखा जा सकता है। एफ पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है, नज़र आ रहा है हमें सिंपल कि ये वो शेप है जो हमारी बेस है। बिकॉज आप इसको यूं कट करते जाएं, स्लाइसेस करते जाएं इसके, तो हमें नीचे से ऐसी ही शेप मिलेगी जो ये हमारा मतलब इसका समझें फ्रंट हो गई और ये इसकी बैक साइड है, तो फ्रंट और बैक सेम है। दैट मीन्स ये हमारी बेसिस, हमारी ये जो जगह है यही हमारी बेस बनती है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब अगेन ये थोड़ी सी यहाँ पे उसने जो साइड दी हुई है ये कंफ्यूज कर देती है कि ये ट्रायंगल नहीं है, ये पेंटागन है। बिकॉज ये छोटी सी साइड बेशक, लेकिन ये साइड एग्जिस्ट करती है और फिर यहाँ से यहाँ पे लाइन आती है, यहाँ से यहाँ, और फिर ये वर्टिकली ऊपर जाके अब इसको मिलाती है। अगर ये यूँ डायरेक्ट नीचे आ जाती है फिर हम इसे रेक्टेंगल ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल अभी के लिए नहीं है, अभी ये पेंटागोनल शेप है। हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, खुद से इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा बेस के लिहाज से, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मूव करते हैं एफ पार्ट की तरफ, जो कि है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमें फाइंड करना है। दिस इज इक्वल टू, जब इसको लिखेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, हम इसको किस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रेक्टेंगल बना सकते हैं, अगर मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ से यहाँ एक ये रेक्टेंगल बन जाएगी और नीचे हमारे पास ट्रायंगल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, जैसे पेंटागन पहले भी मैंने डिवाइड की थी तो इन्हीं दो शेप्स में आई थी। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ प्रिज्म। यहाँ जो हाइट है वो प्रिज्म की हाइट है। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की देखें लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, लेंथ तो नज़र आ रही है 18, ब्रेड्थ सिंपल छोटी सी इतनी सी ब्रेड्थ है इसकी, जो कि उसने 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बड़ा छोटा सा रेक्टेंगल है, ऐसे पीस जैसे होते हैं वो मेटल के, बिल्कुल वो इसकी शेप बनती है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस व्हाट अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ ज़रा खास बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस यहाँ पे कौन है 18, बिकॉज ये आपकी जगह बेस है। इसी पे आपको 90 डिग्री का एंगल ये बनाती हुई नजर आती है लाइन 12, तभी तो उसने आपको मेंशन की हुई थी
लिए, लेकिन ये 12 पूरी की पूरी तो ट्रायंगल के अंदर नहीं आएगी ना। अब तो हमने ट्रायंगल को अपने इस जगह से यूं कर लिया है, ये लाइन समझें, ये यहाँ से यूं और ये ऐसे जा रही है। तो अब ये तो ऊपर टॉप ये जो लाइन है ये तो 18 है नज़र आ रहा है, लेकिन ये 12 से लेस हो गई है। कितनी लेस हुई है? ये 3 चीज जगह लेस हो गई है। तो अब ये जो लाइन रह गई है 9 सेंटीमीटर की रह गई है इस ट्रायंगल के लिए। पूरी लाइन 12 थी, 3 हमने ये जो डिस्टेंस है ये वाला ये इधर से माइनस किया बिकॉज रेक्टेंगल अलग कर दिया, तो 12 माइनस 3 करेंगे तो 9 बचता है। तो यहाँ हमारी बेस 18 होगी और हाइट हमारी 9 होगी। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जो पूरी हमारे पास हाइट ऑफ प्रिज्म है, अब इन बेसिस को कौन मिला रहा है? एक ये बेस है, एक इसके यहाँ बैक पे बेस है, इनको कौन मिला रहा है? ये लाइन 35 सेंटीमीटर की, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 35 कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेटर आपको अलाउड है। जस्ट 18 मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव यू 54, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया। प्लस नेक्स्ट आपके पास है 18 मल्टीप्लाई 9, और अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इनफैक्ट 162 जो आया था इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, दिस विल गिव यू 81। ये एरिया आ गया, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय 35 होता है 81 प्लस 54, जो भी आंसर आता है इसको 35 से मल्टीप्लाई करें 4725, ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में वॉल्यूम ऑफ एफ पार्ट। तो यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन 1 में 6 फिगर्स थी, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर के अंदर, और आपको ऐसे ही फिगर्स आएंगी जिसको आपको ब्रेक डाउन करना होगा। पेंटागन शेप है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, जैसी भी आपके पास शेप्स आएंगी उन्हीं का आपको फॉर्मूला लगाना है बेस एरिया की फॉर्म में, और फिर आपको हाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी डिटेल में किया है मैंने इसीलिए, बिकॉज बाबर कमेंट्स भी आ रहे थे कि एक्सरसाइज मुश्किल लग रही है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो इतना डिटेल करने का पर्पज़ ये है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2. The figure shows a prism standing on a horizontal rectangular base BCDE. Triangle ABC is a vertical cross section of the prism. कहता है अगर आप नजर आए देखें फिगर को गौर से, तो एक प्रिज्म है जो कि हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस पे स्टैंड करता है। ये आपको अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको रेक्टेंगुलर बेस उसने बोल दिया तो ये हमारी बेस होगी प्रिज्म की, नहीं, खुद ये क्लियर करता है आगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। मैंने क्या बताया था, क्रॉस सेक्शन की बात करेगा वो, कि अब आप इसको कट कैसे करेंगे, यूं स्लाइसेस में, कि यूं कट करें तो आपको जो शेप नजर आ रही है आपके जिसका फेस है ट्रायंगुलर शेप, यही फेस आपको थ्रू आउट नजर आएगा। जैसे ये फेस है, यूं कट कर दें तो अगेन एक नई ट्रायंगल आ जाएगी, मतलब उसकी थोड़ा शेप इस तरह से बिल्कुल यही शेप होगी लेकिन वो एक नई जगह से आएगी। ऐसे ही कट करते हैं तो यही शेप बार बार रिपीट होगी, तो दैट मीन्स बेस हमारी ये है, इसीलिए फ्रंट और बैक उसने आपको यूं जरा दिखाया है प्रॉपर इमेजिनरी तौर पर कि ये सेम है। तो यहाँ प्रिज्म की बेस जो है वो ट्रायंगल है, वो जो उसने रेक्टेंगुलर बेस का वर्ड यूज कर दिया थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि ये नीचे जो उसकी जिसके ऊपर ये स्टैंड करती है वो खुद एक रेक्टेंगल है, तो ये क्लियर करना जरूरी था। अब आप जब फार्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज आपको यहाँ पे करना क्या है कि कुछ आपको साइड्स की लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और वॉल्यूम। सबसे पहले आप क्लियर करें कि वॉल्यूम, क्योंकि ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, किसी भी तरह का प्रिज्म हो उसका फार्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब क्योंकि ये ट्रायंगल ही है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, अब 4 के 4 पार्ट्स में फिगर तो यही रहेगी ना, फिगर तो चेंज नहीं होगी। कभी कहता है कि मैं लेंथ की जगह को चेंज करता जाऊँ, यानी यही शेप है, इसको मैं बढ़ा दूं इसका साइज या कम कर दूं, तो आप बताएं उसका एरिया पे या वॉल्यूम पे क्या डिफरेंस आता है। तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज पहले मैं ए पार्ट की बात करता हूं, उसमें आपको क्या चीजें गिवन है उससे आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ए बी, लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है ए पार्ट को सॉल्व करते हुए, बी सी लेट्स सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, और सी से लेके डी तक 7 सेंटीमीटर है। अब देखें उसने चीजें क्लियर कर दी आपको। आप वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला लगाएं, या पहले आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, वो भी निकाल सकते हैं। एरिया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कैसे आएगा, ये कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बिकॉज बार बार लिखना है तो हम ये इसको लिख देते हैं, ताकि 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इसको बाद में मल्टीप्लाई से उधर जब चेंज करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बेस क्या है हमारी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, बिकॉज इस पे ये स्टैंड कर रहा है, और हाइट 90 डिग्री का एंगल जो बनाती हो वो, तो 1/2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कटिंग हो सकती है, 2 1 जार 2 2 जार, ऐसे कटिंग कर लें, यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 जार 6, और एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में, तो एरिया इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म पी लिख रहा हूँ उसको,
बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट की फॉर्म में लिखा जाता है। बेस एरिया अभी हमने फाइंड किया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट कौन होती है? जो दो ट्रायंगल्स को मिला रही है, वो लाइन कितनी है? जो प्रिज्म के लिहाज से, अब एक हाइट थी ट्रायंगल की, एक हाइट है प्रिज्म की, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो 6 7 आर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो आपका ए पार्ट के अंदर जो चीज़ें आपने फिलअप करनी थी वो आपने फिलअप कर दी। तो बहुत ज़्यादा आसान है, जैसा आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो कोई डिफिकल्टी उसके अंदर नहीं आती। अब बी पार्ट में क्योंकि हमें ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डायमेंशंस चेंज हो गई हैं। अब बी पार्ट में देखें उसने क्या क्या गिवन दिया हुआ है, इसको यहाँ से चेंज करके बी पार्ट कर लें और फिर देखते हैं हमें वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है और सारी सेंस क्या है। मैं कुछ चीज़ें वो करता हूँ रेस, जो जस्ट हमें रेस हर क्वेश्चन के लिहाज से करनी है ताकि बाकी वैल्यूज़ के लिहाज से टाइम वेस्ट ना हो। बी पार्ट में ए बी 9 सेंटीमीटर, ए बी मीन ये साइड आपकी 9 की है। बी सी आपको नहीं पता, आपको फाइंड करनी है। सी डी आपकी 11 सेंटीमीटर है, ये भी आपको गिवन दे दिया गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल खुद आपको बता दिया कि 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पहले हमें फाइंड करना था, अब गिवन है। तो बड़ा आसान है, आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पे एरिया की जगह लिखेंगे 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर 1/2 है। बेस, बेस क्या चीज़ होती है? ये हमें नहीं पता, ये तो हमें फाइंड करनी है। बेस को हम यहाँ बोलेंगे बी सी, जो कि ये साइड है जो कि हमें अननोन है, क्वेश्चन मार्क है। मल्टीप्लाई बाय हाइट कौन है? हाइट ए बी है जो कि 9 है। अब हमें जब किसी भी अननोन को फाइंड करना होता है, जो साथ लिखी चीज़ें होती हैं उसे हमने अलग करना होता है, ये यहाँ से खत्म करनी है। ये 2 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, वहाँ से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 63 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 9 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एक ही स्टेप में आप दोनों चीज़ों को वहाँ लेके जा सकते हैं, चाहे तो 1 बाय 1 भी स्टेप बाय स्टेप ले जाएं, वो आपके ऊपर है, लेकिन उससे आंसर पे किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता। कटिंग हो सकती है बिल्कुल, 9 1 आर 9 7 आर 63 और 7 2 आर 14, तो 14 और साथ में सेंटीमीटर आएगा, बिकॉज आपकी जो सिंगल लेंथ होती है वो हमेशा सेंटीमीटर में होती है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। ये आपको ऑलरेडी इस बात का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये आपका आ गया। अब आपने साइड फाइंड कर ली, लास्ट क्या चीज़ रहेगी? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के दो हमें पता है कि बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, बेस एरिया गिवन था, हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। 63 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, हाइट किसकी बात हो रही है? अब यहाँ पे 9 नहीं पुट करना, ये गलत होगा। आपने हाइट पुट करनी है प्रिज्म के लिए, जो ट्रायंगल्स को मिला रही है। वो कौन सी लाइन है? यहाँ पे ये सी डी, जो कि इस केस में 11 सेंटीमीटर है। तो 63 मल्टीप्लाई बाय 11 कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप। 63 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 693 आएगा, क्योंकि 63 10 आर 630 होता है, उसमें 63 सिंपल ऐड कर लें, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। दैट इज बी पार्ट आपका सॉल्व हो गया। आपके जितने भी अननोन थे वो आपने फाइंड कर लिए, इसको यहाँ मेंशन कर दें, 693 सेंटीमीटर क्यूब। सी पार्ट, यहाँ से इसको रेज करें, यहाँ से ये डायमेंशंस को रेज करें और फिर आप देखें कि आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है। और मैं फार्मूला बार बार रेज नहीं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सी पार्ट, अब पहले आपको ए बी ही गिवन नहीं है, यही जगह गिवन नहीं है। बी सी आपको कहता है कि ये 15 सेंटीमीटर, मैं आपको बता देता हूँ। ये जगह जो है ये इस दफ़ा 300 सेंटीमीटर है। ये सी डी का डिस्टेंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं पता। अब पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के वहाँ से निकाल लिया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से पहले वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म में जाएंगे, बिकॉज हमें ये हाइट और ये चीज़ें पता हैं। तो वहाँ से अननोन की फॉर्म में चीज़ निकाल के बाद में वहाँ पुट करेंगे, यानी हम देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरीके से किया जा सकता है। तो पहले तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की सेंस लगाएं तो वो भी खैर, क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल से यहाँ से बेस एरिया निकाल लेते हैं, बेस एरिया से बाद में हाइट निकल आएगी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कितना गिवन है आपको? 72,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू बेस एरिया अननोन है, नहीं पता मुझे, मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ प्रिज्म पता है वो कितनी है? 300। तो बड़ा इजी हो गया। अब ये 300 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये लिखा जाएगा 72,000 डिवाइडेड बाय 300, और यहाँ सेंटीमीटर भी था, यहाँ सेंटीमीटर है, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब है। ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल, सेंटीमीटर इधर 3 लिखे थे, 2 1 से कैंसिल, पीछे 2 रह गया, सेंटीमीटर स्क्वायर रह गया। और कटिंग करें, कैलकुलेटर पे करें, डिवाइड मर्जी आपकी, 3 1 आर 3 2 आर 6, 1 कैरी, 3 4 आर 12 और 0 एज इट इज़। दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 240। यानी इस तरफ समझें, बेस एरिया लिखा हुआ है ना, ये तो आपने अननोन रखा था, ये बेस एरिया। ये कटिंग वगैरह करने के बाद आपको 240 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, और ये कौन है? बेस एरिया। तो ये आपको चाहिए था, पहली चीज़ तो आपको यहाँ से मिल गई वॉल्यूम से, तो ये यहाँ लिख लें 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला अननोन आ गया। अब इसको यहाँ दोबारा ऊपर यूज़ करें तो ऑपोजिट भी चल सकते हैं हम, हमारी अपनी चॉइस है। मैंने तो खैर पहले लिखा था फॉर्मूला, इसीलिए इस तरह की है। आप पहले वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म को ऊपर लिख के वहाँ से बेस एरिया निकाल लें, बाद में उसको यूज़ कर लें, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अगेन अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल चुका है, जो कि है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल होता है 1/2। बेस आपको पता है 15
और हाइट आपको नहीं पता, 15 को लिखा रहने दें। हाइट आपके पास ए बी के नाम से है, वो आपको नहीं पता। अब ये यहाँ से ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 15 यहाँ ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो नेक्स्ट स्टेप में 240 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15 कर लें, divided by 15, this will give you the height which is equal to 32। और इधर ए बी ही लिखा हुआ है फिलहाल, और यहाँ से एक कटिंग करने के बाद आपका 32 आया। और लेंथ क्योंकि हमेशा सिंगल यूनिट के अंदर होती है, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, तो हमारे पास बेस एरिया भी आ चुका है और लेंथ भी आ चुकी है, दोनों चीज़ें। और यही दो चीज़ें हमें फाइंड भी करनी थी। सो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका डी पार्ट में भी इसी तरह अननोन देखने पड़ेंगे कि कौन से हमें गिवन हैं, किन चीज़ों को हमें यूज़ करना है उनको फाइंड करने के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी रेज कर लें। अब देखें कि आपको गिवन क्या क्या चीज़ें। 24.6 ये आपको ए बी की वैल्यू गिवन है 24.6। ये 7.8 है, आप डेसिमल के अंदर आ गई हैं वैल्यूज़। एक आपको ये हाइट नहीं पता, वॉल्यूम आपको गिवन दे दिया ना, आपको ट्रायंगल का एरिया पता है। तो क्योंकि आपको यहाँ पे बेस और ये हाइट गिवन है ट्रायंगल की, तो आप जस्ट ट्रायंगल का जो एरिया है वो तो बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। वहाँ पर आपको बेस और हाइट चाहिए, वहाँ तो प्रिज्म की तो बात ही नहीं करनी है आपको। और बाद में आप वॉल्यूम और बेस को यूज़ करते हुए हाइट निकाल लेंगे जो कि प्रिज्म की हाइट है। तो पहले तो इधर आ जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको। एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस यहाँ कितनी है 7.8 मल्टीप्लाई हाइट यहाँ कितनी है 24.6। सब चीज़ें गिवन है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। कैलकुलेटर आपको अलाउड है। 7.8 मल्टीप्लाई 24.6 जो आंसर आए इसको डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव यू 95.94। तो ये एरिया आ गया 95.94। और एरिया किस में होता है हमेशा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एक तो अननोन आपने फाइंड कर लिया, ये अपने पास यहाँ पे नोट डाउन भी कर लें, 95.94। और साथ में इनफैक्ट यहाँ नहीं आएगा, ये तो हाइट की जगह है, ये एरिया में आएगा 95.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आ गया आपका एरिया। अब आ जाएं आप हाइट पे। हाइट आपने कैसे फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कितना गिवन है 38,376। तो दैट मीन 38,376 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है। बेस एरिया अभी आपने फाइंड किया 95.94 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, हाइट। और हाइट कौन है हमारी यहाँ पे, सी और डी, जिसके हमें डिस्टेंस पता नहीं है वो फाइंड करना है, तो उसको अननोन रहने दें। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो दैट मीन्स 38,376 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड करना पड़ेगा 95.94 सेंटीमीटर स्क्वायर से। पहली बात तो देख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब में से कैंसिल, 1 सेंटीमीटर रह जाएगा जो कि हमें चाहिए था। अब यहाँ पे जो कटिंग आपको करनी है वो कर लें, 38,376 डिवाइडेड बाय 95.94, दिस विल गिव यू द साइड दैट इज एग्जैक्टली 400। अब इस तरफ लिखा रह गया सी डी, और नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया 400, और ये कैंसिलेशन के बाद एक यूनिट रह गया। वैसे भी हमें पता है कि हाइट हमेशा होती है सिंगुलर यूनिट में, यानी सिंगल यूनिट, उस पर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं आता। ये आपका टेबल हो गया कंप्लीट 400 सेंटीमीटर। जितनी भी अननोन से सारे फाइंड कर लिए। कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हुआ, वही वॉल्यूम और एरिया के लिहाज से, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और वॉल्यूम को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3, the figure shows an empty hall without taking into consideration the thickness of the walls and the roof. Find air space in the hall. और फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन में यहाँ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम या सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको उसने स्पेस पूछी है, तो वॉल्यूम की डेफिनेशन ही ये है, द स्पेस ऑक्युपाइड, कि जितनी भी स्पेस कोई चीज़ लेती है वो उसका वॉल्यूम होता है। सरफेस एरिया तो हम जिसको टच कर सकते हैं ना, इसीलिए उसने खुद ही बता दिया कि एक खाली हॉल है, मतलब एक हॉल ऐसा है कि जो एम्प्टी है, उसमें आपने वॉल्स को और रूफ को काउंट नहीं करना। बताएं उसमें एयर स्पेस कितनी आ सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास जो शेप है, अब उसमें जो आइडेंटिफाई पहले कर लेते हैं जो आंसर लिखने से पहले, कि हमारे पास बेस क्या है, बाद में हम वॉल्यूम के फार्मूले पे कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर सकते हैं।
नज़र आ रहा है कि ये बेस है आपकी, बिकॉज ये आपका फ्रंट है, और ऐसा ही आपका बैक जैसे घर होता है और हॉल होता है, बिल्कुल इसको अगर स्लाइस डाउन करना शुरू करेंगे तो यही नज़र आएगा हमें, ऐसे ही पीसेस होंगे हर साइड पे। तो ये हमारा जो फ्रंट और बैक है ये बेस बनाता है। और इसमें कितनी साइड्स हैं हमारे पास? 5 साइड्स हैं। पेंटागन उसने खुद ही इसको डिवाइड करके दे दिया है आपको दो ट्रेपेजियम्स के अंदर। आप कह सकते हैं यहाँ से यूँ भी कर सकते हैं, खुद से इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर लें तो वो भी आप कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये एक रेक्टेंगल की सेंस बन जाएगी और एक आपके पास ट्रायंगल आ जाएगा ऊपर, उसके लिए वर्टिकल आप फाइंड कर लेंगे। अब इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। इसी तरह इसको थोड़ा सा मज़ीद वो कर लेते हैं एलेबोरेट, कि ये हमारे पास नीचे रेक्टेंगल बनता है, इसको आर कह देते हैं, और ये जो टॉप पे बनता है ये हमारी ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल के लिहाज से हमें डायमेंशंस पता चल चुकी हैं, लिखी हुई हैं, इसमें हम सिर्फ फाइंड करना है, उसको देखना है और से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि एयर स्पेस इन द हॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और क्योंकि हमारे यहाँ पे बेस जो है वो दो चीज़ों में बन रही है तो हम लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हाइट के साथ, हाइट ऑफ प्रिज्म के साथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा इजी हो गया। ये साइड अगर 21 है और वो कहता है ये 21, तो साथ ही उसने डबल लाइन ड्रॉ कर दी है, ऑब्वियस सी बात है ये वाली भी कितनी होगी 21। तो अगर ये 21 दो दफ़ा है तो ये पूरी की पूरी फुल लेंथ कितनी होगी 42 मीटर, ऑब्वियस सी बात है। तो 42 मल्टीप्लाई लेंथ क्या होगी 23 मीटर, बना के उसने दिखा भी दी है, ये और ये चीज़ें इक्वल हैं, तो दैट मीन्स 42 मल्टीप्लाई 23, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल की सेंस बन गई। प्लस व्हाट अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 मल्टीप्लाई बेस, ट्राइंगल की बेस क्या मानी जाएगी ये साइड, जो कि कितनी है हमारे पास 42, बिकॉज ये 42 तो ये साइड ऊपर वाली भी कितनी होगी 38 में कंफ्यूज नहीं होना। 38 तो उसने ये वाली साइड दी है हमें, ये वाली जो वर्टिकल साइड जो हाइट है पूरी की पूरी, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो हमारे पास 42 है तो ऑब्वियस सी बात है ये रेड लाइन ब्लू लाइन सेम ही है, तो ये हमारे पास ये भी 42 आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर बेस 42 है मल्टीप्लाई हाइट, ये 38 की सेंस हाइट में यूज़ होती है बेसिकली, कि ये पूरी की पूरी अगर देखी जाए 90 डिग्री का हाइट बनाते हुए तो ये 38 है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल वो यहाँ नीचे बना रही है तो ऑब्वियसली यहाँ भी बनाएगी, मतलब वो तो कॉमन सेंस की बात हुई, परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास। लेकिन ये पूरी लाइन 38 थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन कितनी है जो हमें वर्टिकल हाइट चाहिए, तो 38 से ये वाला 23 माइनस कर देंगे। तो 38 माइनस 23 करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 15, दैट मीन्स ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर की लाइन है। 3 में से 8 में से 3 जाए तो 5 और 3 में से 2 जाए तो 1, तो 15 मीटर हमारे पास ये वाली लाइन बचती है, ब्लू लाइन जो हमारी यहाँ पे हाइट है, इसको लिख लिया। अब ओवरऑल ये एरिया ऑफ बेस एरिया की बात हो रही थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल की, इसको मल्टीप्लाई करें प्रिज्म की हाइट से। प्रिज्म की हाइट कौन है कि जो दो बेसिस को मिलाती है, कौन मिला रहा है, ये 80 मीटर की जो आपकी नीचे जो फ्लोर है वो आपको उसको मिला रहा है, इसको आपने कर लिया 80 मीटर। अलाउड कैलकुलेटर से जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, दैट मीन्स 42 मल्टीप्लाई बाय 23 विल गिव यू 966 विच इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें ऐड करना है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि मिलेगा 42 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 2 करके 315, और ये बाद में 80 से मल्टीप्लाई भी करना है, दैट मीन 315 में ऐड कर दें 966 और इसको मल्टीप्लाई करें 80 से, दिस विल गिव यू 102480। तो ये वॉल्यूम है तो ये किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और ऑलरेडी इसको मैं लिख चुका हूँ कि जो वॉल्यूम है यही इक्वल है एयर स्पेस इन द हॉल के। तो इसी सेंस में ये फिर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब वैसे तो आपका बेसिक लेवल यहाँ कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3 तक, जो अभी आपका सिलेबस आया हुआ है उसमें यहीं तक का ये पेपर्स हैं आपके फाइनल टर्म्स में। लेकिन आपका क्योंकि सरफेस एरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यूज़ ही नहीं किया आपने, तो वो क्वेश्चन 4 और 5 बड़े स्मॉल से हैं, या मैं ट्राई करता हूँ किसी एक क्वेश्चन में आपको जस्ट उसका हिंट दे देता हूँ, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए या बेसिक आपसे पूछे तो आपको वो क्वेश्चन की फॉर्म में वो चीज़ याद रह जाती है। तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म फाइंड इट्स वॉल्यूम टू सरफेस एरिया। दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो ज़रूरी भी है, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। सिंपल है, 4 का जो ए पार्ट है उसके लिए अगर हम पहले फाइंड करें, यानी सोल्यूशन ए फिगर फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, और उस ए पार्ट के लिए पहली चीज़ फाइंड करें दैट इज़ वॉल्यूम।
अब मैं जस्ट डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि अब नज़र आ रहा है आपको ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसको कट डाउन करेंगे तो ये आपकी बेस बनती है। तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला लगाएंगे बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, बिकॉज इससे पहले आप यही करते रहे बार बार। बेस एरिया में क्या प्रिज्म की यहाँ बनेगी, ट्रायंगल बनी हुई है, तो दैट मीन्स 1/2 इंटू बेस आपकी कौन है 6 और मल्टीप्लाई बाय हाइट आपका यहाँ पे कौन है 4 सेंटीमीटर। तो ये बेस एरिया आ गया। मल्टीप्लाई बाय हाइट कौन मिला रहा है ट्रायंगल्स की सेंस को आपस में, कौन वो कर रहा है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो आप जस्ट उसको यूज़ कर लें 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कैलकुलेटर आपको अलाउड है, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। 2 1s are 2 3s are 6 और ये आ जाएगा 3 4s are 12। जस्ट मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर लें और 12 को बाद में मल्टीप्लाई कर लें 15 के साथ। 12 10s are 120, 12 5s are 60, तो 120 और 60 180 कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको, क्योंकि आपने वॉल्यूम बार बार फाइंड किया और बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है इसलिए आप इसको डायरेक्ट कर लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में आपका वॉल्यूम आ गया। असल कॉन्सेप्ट ये है कि सरफेस एरिया आपको कैसे फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट आपने जो करना है वो इसी तरह से कि आप पहले फार्मूला लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस, मैं बी लिख रहा हूँ उसको, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब क्या है कि जो आपकी बेस बनी है जिसके बारे में अभी आपने वॉल्यूम फाइंड करते हुए उसको पूरा सॉल्व किया है, इसको आप सॉल्व करें और क्या मतलब इसका पेरीमीटर लिखें। पेरीमीटर आउटर बाउंड्री को कहते हैं, इसलिए आपको साइड्स गिवन थी ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब है 5 + 6 + 5, तीनों साइड्स को ऐड कर लिया, ये पेरीमीटर ऑफ बेस आ गया। मल्टीप्लाई हाइट, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म फाइंड कर रहे हैं ना, तो प्रिज्म की हाइट लेंगे। यहाँ पे कभी आपने गलती से भी ये वाली नहीं लेनी, वो जस्ट बेस एरिया के लिए हाइट होती है। तो यहाँ पे आपकी हाइट 15 होगी और इसमें ऐड करना है आपको 2 टाइम्स बेस एरिया। यहाँ पे प्लस का साइन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें मल्टीप्लाई और यहाँ पे फिर ऐड है। तो 2 टाइम्स बेस एरिया जो कि अभी आपने फाइंड किया था, आई थिंक 12 आया था और 12 को बाद में मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स 12 आपका बेस एरिया है जो कि आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो वैल्यूज़ आपको सारी पता होनी चाहिए। बेस एरिया तो दोबारा भी कर सकते हैं कि ये आपकी बेस है और ये आपकी हाइट है 6 4 24, 1/2 होता है साथ में, तो 2 से डिवाइड करेंगे 12 भी आएगा। अब इसको ऐड करें, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 15 + 12 2s are 24। अब ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 15, ये मल्टीप्लिकेशन है और जो आंसर आया इसमें 24 को ऐड करना है। दिस विल गिव यू 264 और ये आपका क्योंकि सरफेस एरिया है तो हमेशा किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले नहीं चला आपका इस एक्सरसाइज के अंदर कि आपको जो बेस होती है उसका पेरीमीटर यानी उसकी साइड इसीलिए गिवन की जाती है कि वो आप लिख सकें पेरीमीटर के अंदर, और फिर उसको प्रिज्म की हाइट से मल्टीप्लाई करें जो, और जो बेस एरिया आप ऑलरेडी वॉल्यूम के अंदर फाइंड कर चुके थे उसी को यूज़ करते हुए आपको जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जो सेकेंड फिगर है उसके लिए दोनों काम कर लेते हैं, यानी पहले उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं और फिर हम उसका सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम के लिए अब ये शेप कैसी है, शेप ऐसी है जैसे आप कट करना शुरू करें, लेट्स सपोज इसको मैं तो ऐसे पीसेस में कट करता हूँ, तो यही शेप, ये जो एल लिखा हुआ है एक तरह से, यही शेप मुझे थ्रू आउट पूरी फिगर के अंदर देखने को मिलेगी, इसीलिए इसको मैं अपनी बेस मानूंगा। अगर ये मेरी बेस है तो इसका मैं एरिया कैसे फाइंड कर सकता हूँ, अगर मैंने पहले लेट्स सपोज वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम के लिए मुझे बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करना होता है। तो वॉल्यूम के लिए भी मुझे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो बनता है इस क्वेश्चन के अंदर वो आएगा बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करने से। बेस यहाँ पे कौन है, अब देखें ये यहाँ से जस्ट अगर मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूँ तो 2 रेक्टेंगल इसमें बन जाते हैं, बड़ा सिंपल सा ये R1 और R2 का केस बन जाएगा। ये R1 है, ये R2 है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा बेस एरिया के अंदर एरिया ऑफ R1 यानी रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ R2, 2 एरियाज आपके पास आ जाएंगे और इसको फिर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि प्रिज्म की हाइट है। अब फोकस करें कि यहाँ हमारा R1 के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ कौन बनती है, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये जगह कितनी है, ये स्मॉल सा ये जो जगह है कितनी है, आप इसमें फोकस करें कि ये पूरी की पूरी 7 सेंटीमीटर है और ये जगह 6 सेंटीमीटर है, ये जगह पूरी लाइन 7 ये लिखा हुआ है और ये जो जगह है ये 6 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। तो ये इस पूरी लाइन में से ये वाली लाइन करेंगे माइनस, तो ये जगह कितनी बचेगी, जस्ट 1 सेंटीमीटर, 7 - 6 1, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। दैट मीन आप इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ R1 को 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ R2 सेकंड फिगर में ये जो लाइन है ये 6 की है, तो ये लाइन कितने की है, ये लाइन ऊपर लिखी हुई है 2, तो इस फिगर को अगर आप देखें
देखें तो ये 6 मल्टीप्लाई 2 करने से आता है, तो ये एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल आ जाएगा। इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय हाइट करना है, विच इज़ हाइट ऑफ प्रिज्म। इन दो बेसिस को, यानी जो टॉप पे यहाँ पे जो एल की शेप बनी हुई है, ये बैक पे जो बनी हुई है, इनको कौन मिलाता है? ये 9 सेंटीमीटर की लाइन मिलाती है। 5 1s are 5 plus 6 2s are 12, 5 plus 12 17, 17 multiplied by 9, this will give you the volume of prism. 17 multiplied by 9 is 153 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका वॉल्यूम आ भी गया पूरे प्रिज्म का। तो वॉल्यूम फाइंड करना इसमें इजी था। एक चीज़ क्योंकि आप उसमें यूज़ करते हैं सरफेस एरिया में, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। बेस एरिया फाइंड करने के बाद कितना मिला है हमें? 5 + 12 17, तो 17 हमारा यहाँ पे बेस एरिया है, ताकि बाद में जब इसका मैं सरफेस एरिया फाइंड करूँ तो उसमें मुझे इसके लिहाज से किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। तो पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब है कि जो आपकी बेस की जितनी भी साइड्स हैं उनको ऐड कर ले रहे हो। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 7 प्लस बॉटम पे 5 प्लस ये इतनी सी जगह जो है दैट इज़ 1 प्लस ये वाली साइड कितनी है? अब देख लें, इसको गौर से देखें। ये अगर आपके पास पूरी साइड 5 है और ये 2 है, तो ये कितनी बचेगी? 3 सेंटीमीटर। पूरी साइड में से ये वाली साइड माइनस करने से प्लस 3 प्लस ये वर्टिकल लाइन आपकी 6 है प्लस ये जो टॉप है ये 2 है। तो यहाँ से मैं चला था, यहाँ 7 से, फिर 5 से ये छोटी सी लाइन जो ये थी, फिर ये और लास्ट में फिर ये। तो पेरीमीटर में यही हमें आउटर बाउंड्री पूरी की पूरी देखनी पड़ती है, इसको इसलिए लिखा है। मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट ऑफ प्रिज्म कौन है? जो उन दो को मिलाती है। अभी हमने वॉल्यूम में ये यूज़ भी किया था, 9 प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। कितना बेस एरिया था? 17। अभी आपने फाइंड किया है, वो इसको यहाँ लिख लें। इन सबको ऐड करें, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22 प्लस 2 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 टाइम्स 17, 17 2s are 34। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे ख्याल करते हुए 24 मल्टीप्लाई 9, जो आंसर आए उसमें ऐड करना है आपको 34। दिस विल गिव यू द सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म दैट इज़ 250, और हमेशा किस में होता है? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जस्ट ये करवाने का पर्पज़ आपको ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में अभी इस तरह के सिलेबस में चले, अगर क्वेश्चन ये नहीं भी आते, ओवरऑल आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और इसको लाजमी देखने को इतना मुश्किल चीज़ तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्विमिंग पूल इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। उसने वही जो चीज़ लिखी है यहाँ बना भी दिया कि 50 मीटर उसकी लेंथ है, 25 मीटर उसकी विड्थ है, और इट इज़ 1.2 मीटर डीप एट द शैलो एंड। ये जो एंड है जहाँ से आपका शैलो है, जो थोड़ा सा कम है, वो 1.2 है, और जो आगे जितना आप आगे जाते हैं वो डीप हो जाता है आपका स्विमिंग पूल, वहाँ पे उसकी डेप्थ जो है वो 2 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल व्हेन इट इज फुल। आप बताएं वॉल्यूम कितना होगा वाटर का जब इसको फुल किया जाएगा। तो वॉल्यूम का वाटर भी वही होगा जो स्विमिंग पूल का वॉल्यूम है। जैसे अभी हमने वो क्वेश्चन नंबर 3 किया था, एक एम्प्टी हॉल है, उस हॉल की हमें एयर वो चेक करनी थी कि उसमें कितनी एयर ऑक्यूपाई हो सकती है। तो बिल्कुल वही सेंस थी कि जो वॉल का जो अपना जो सॉरी उस हॉल का जो अपना वॉल्यूम होगा वही उसमें उतनी एयर आ सकती है। इस तरह जितना स्विमिंग पूल का जो वॉल्यूम होगा उतना ही उसमें वाटर ऑक्यूपाई हो सकता है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, हमारे लिए ये क्वेश्चन वही अपने प्रिज्म वाला क्वेश्चन है कि हम उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फाइंड करेंगे, तो वही वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होगा। सिर्फ इसमें क्लियर करना जरूरी है कि बेस क्या है हमारी। देखिए कभी इसको यूं स्लाइस तो नहीं करेंगे ना, हमेशा इसको स्लाइस किस फॉर्म में किया जाएगा कि हमारे पास ये जो इस तरफ नजर आ रही है बनी हुई शेप, यूं इसको स्लाइस करते जाएं तो हर जगह से यही नजर आएगी हमें। जो नजर आ रही है शेप, ये जो सामने वाली साइड है, इसको स्लाइस करते जाएं तो हर जगह पे यही है, वाटर के लिहाज से और स्विमिंग पूल के लिहाज से। और तो उसकी ऑपोजिट साइड, वो जो उस तरफ बनी हुई है, वो साइड इसकी ऑपोजिट मानी जाती है। तो दैट मीन्स हमारी बेस ये जो नज़र आ रही है हमें 1.22 मीटर 50, ये हमारे पास बेस है हमारी, ये जो शेप है। उधर भी ऑपोजिट साइड पे यही बेस होगी, तो ऑपोजिट बेसिस हमें क्लियर है। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमें फाइंड करना है दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। आप इसको लिख लें कि ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ पूल के, और वॉल्यूम ऑफ पूल के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट का, बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म। 4 साइड्स बनती हैं हमारे पास, और क्योंकि 4 साइड्स ये कोई ऐसी शेप नहीं है, प्रिज्म की शेप ट्रेपीजियम की शेप बनती है, तो हम क्वाड्रिलेटरल मतलब प्रिज्म कह सकते हैं उसको 4 साइड्स होने की वजह से।
अब इसमें बेस एरिया, बेस क्या है, ट्रेपीजियम है, 1 2 3 4 साइड्स हैं, लेकिन ऐसी साइड्स हैं कि जो आपस में कोई और शेप नहीं बनाती। इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये 1.2 और ये जो 2 मीटर की साइड है ये पैरेलल है। अदरवाइज देखें ना, ये साइड तो ऊपर जाके मिल रही है ना ऊपर, तभी तो वो फ्लोर है जहाँ पे आप चल के आ रहे हैं। तो ये वाली साइड तो जो 50.01 और 50 तो पैरेलल होने से रही, ये तो हो नहीं सकती पैरेलल, क्योंकि मीट हो रही है आपस में। तो फिर पीछे साइड बचती कौन सी है जो आपस में पैरेलल हो सकती है, एक ये 2 मीटर की साइड और ये 1.2। जितना मर्जी आगे आप इनको कंटिन्यू करते जाएं, ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती। तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ जो आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बनता है, दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन है पैरेलल, 1.2 + 2, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कौन है ट्रेपीजियम की, हाइट होती है जो दो पैरेलल साइड्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर पैरेलल साइड्स 1.2 और 2 हैं तो इनके दरमियान में जगह डिस्टेंस कौन है, एक ये है और एक ये तो परपेंडिकुलर होने से रहा, ये ऊपर उसने एंगल बना के दिया था इसीलिए कि ये आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो आपके 50 मीटर की लाइन है ये इस ट्रेपीजियम के लिए हाइट है, बिकॉज ये इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दो पैरेलल लाइंस को मिला रही है। ये बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट का पता होना ये भी, कि 50 मीटर क्यों हमारी यहाँ पे हाइट है। ये हुआ बेस एरिया का फॉर्मूला। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट ऑफ प्रिज्म से। ये हमारी बेस है, ऐसी ही बेस ऑपोजिट साइड में बनती है। इन दो बेस को कौन मिला रहा है, ये 25 मीटर की लाइन जो है इन दोनों को मिलाती है। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो कैलकुलेटर वाला है। जस्ट इसको ऐड कर लें, पहले 1.2 को ऐड करें 2 के अंदर, जो आंसर आता है इसको मल्टीप्लाई करें 50 से और फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लें, दैट इज़ 80। ये आपका बेस एरिया आया, मल्टीप्लाई बाय 25, 80 मल्टीप्लाई बाय 25 विल गिव यू 2000। तो 2000 और आपका यूनिट जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो मीटर का, तो 2000 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर के 2000 मीटर क्यूब वॉल्यूम इस स्विमिंग पूल के अंदर आ सकता है। अब एक चीज़ बेस एरिया जो कि हमें सरफेस एरिया के लिए यूज़ करना पड़ेगा वो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। बेस एरिया 80 मीटर स्क्वायर है और हमेशा सरफेस एरिया स्क्वायर के अंदर होता है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट, द एरिया ऑफ पूल विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। ये ज़रा यहाँ थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी किया है उसने कि सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेकिन सरफेस एरिया ओवरऑल पूरे पूल का नहीं करना, वो जगह जो वाटर यहाँ पे टच करता है। अब अगर आप इमेजिन करें स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल के बॉटम पे, राइट पे, लेफ्ट पे, फ्रंट बैक हर जगह वाटर टच करता है, सिर्फ कहाँ नहीं करता, अपर लेयर जो होती है, बिकॉज स्विमिंग पूल क्लोज तो होता नहीं है, ये कोई क्लोज फिगर तो है कोई नहीं कि ऊपर भी हम उसे कवर कर दें, फिर तो उसके ऊपर भी समझे हमने कोई ऐसा वो रख दिया है कि उसको भी पानी टच कर रहा हो। तो सिर्फ जो अपर पार्ट है, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको रेक्टेंगुलर शेप, इसको टच नहीं करेगा आपका वॉल्यूम, बाकी हर जगह को जो है वो टच करेगा। ये बहुत ज़रूरी बात है क्लियर करना कि आपके पास ये जो ऊपर की सरफेस बनती है इसको वाटर टच नहीं करेगा। अदर देन दैट जितने भी आपके लेटरल फेसेस देखें, ये जो आपकी जगह बन रही है इस तरफ की जगह यहाँ वाटर टच करेगा, जो बॉटम है वहाँ तो पानी होता ही होता है, सिर्फ जो टॉप की सरफेस है वहाँ वाटर टच नहीं करेगा। तो इसको हम लिखते हुए क्या लिखेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स हमारे पास ये सरफेस एरिया के लिहाज से हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें बेस एरिया मैंने लिख लिया था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हम जस्ट यूँ लिख लेते हैं, यानी फार्मूला वही यूज़ करेंगे लेकिन लिखते हुए लिखेंगे कि एरिया ऑफ पूल इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। एरिया ऑफ पूल इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर वो कैसे फाइंड करेंगे, एक तो है कि हमारे पास पूरे स्विमिंग पूल का वो एरिया पता हो, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, जो अपर पार्ट है इसे माइनस कर देंगे, और तो कोई तरीका नहीं है, बिकॉज हम कोई ऐसा फॉर्मूला तो यूज़ करते नहीं है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पेरीमीटर ऑफ बेस। अब पेरीमीटर की सेंस क्या बनती है कि ये जो हमारे पास शेप है जिसको हमने बेस मान के अपना वॉल्यूम फाइंड किया है, इसका पेरीमीटर, इसकी आउटर बाउंड्री को लें, इसको हाइट से मल्टीप्लाई करें, हाइट कौन है 25, उससे मल्टीप्लाई करें, बिकॉज थ्रू आउट ये शेप आपको नजर आती है पानी के अंदर ही, तो यहाँ तो पानी टच करेगा ही करेगा पूरे थ्रू आउट इस एरिया के अंदर। प्लस आप 2 टाइम्स बेस एरिया करते हैं जो कि इधर की साइड है और जो बैक साइड है, तो वो भी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, वहाँ पानी होता है। अब कौन सी जगह इसमें ज़्यादा, अब ये तो आपने पूरा वॉल्यूम समझे पूरे पूल का फाइंड कर लिया, वो तो आपने करना नहीं था। आपको कौन सी जगह नहीं चाहिए, ये जो टॉप की जगह बनती है 25/50 का जो आपका रेक्टेंगल बनता है, यहाँ पानी टच नहीं करेगा। तो वॉल्यूम और जो सरफेस एरिया ऑफ पूरा जो आपका प्रिज्म है वो फाइंड करें, उसमें से एट द एंड ये जो टॉप की जगह बनती है उसको माइनस कर दें। ऐसे आपने बहुत से क्वेश्चन क्लास 6 में किए होंगे इससे पहले भी, कि आपके पास कोई अगर सर्कल था तो आप कहते थे कि आउटर सर्कल में से सर्कल को माइनस कर लें, आप एरिया ऑफ जो मिड एरिया वो फाइंड करने के लिए, बिल्कुल वही सेंस है कि सरफेस एरिया ऑफ पूरा जो पूल है आपका स्विमिंग पूल उसका फाइंड किया, उसमें से ये आउटर पार्ट जो अपर पार्ट है जो बनता है 50 × 25, रेक्टेंगल है ना, तो 50 × 25 ये वाला एरिया माइनस कर दें अगर, तो आपके पास एरिया ऑफ
वाटर इन जो कॉन्टैक्ट होगा इन पूल, वो आपके पास एरिया आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ बेस सारी साइड्स को ऐड कर लें, 1.2 प्लस 50.01, बिकॉज थोड़ी सी ये टिल्ट थी इसलिए, प्लस 2 मीटर ये जो आपकी वर्टिकल, और अगेन 50, ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट ऑफ प्रिज्म 25 मीटर जो इन दो बेसिस को मिलाती है, जो ऑलरेडी हमने वॉल्यूम में यूज़ किया, प्लस 2 टाइम्स कितना बेस एरिया है, अभी मैंने बताया था कि हम यूज़ करेंगे 80। ये आपने थ्रू आउट एरिया ऑफ पूल, सरफेस एरिया ऑफ पूल निकाला, माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 25, जो आपको इसमें से माइनस करना है जस्ट बिकॉज कि आपको वो जगह चाहिए जहां वो कॉन्टैक्ट ना करे वाटर के साथ। तो ये बनता है 1250, इसको बाद में माइनस करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1.2, इसमें ऐड करें 50.01, देन इसमें ऐड करें 2, देन इसमें ऐड करें 50, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई करें 25 के साथ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस 82 ज़ार 160, इसमें ऐड कर लें 160, तो 2740.25, ये ओवरऑल इसका सॉल्व करने से आया। माइनस करना है 1250 हमें, बिकॉज हमें वाटर अपर लेवल पे टच नहीं करता, तो दिस विल बिकम 1490.25, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा बिकॉज इट इज़ दी सरफेस एरिया। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं तो ऐसे ट्रिकी हैं, लेकिन यही असल क्वेश्चन भी हैं। बाकी तो शुरू में तो आप जस्ट वॉल्यूम ही फाइंड करते रहते हैं प्रिज्म का, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट कवर नहीं होता एक्सरसाइज 10A का, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवा भी दिए। लाजमी है कि आपको फार्मूला के लिहाज से और वैसे भी ओवरऑल क्वेश्चन आपको आने चाहिए, मुश्किल नहीं है, जस्ट 5 क्वेश्चन हैं, कोई इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, आपको ये क्लियर करना ज़रूरी है। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।